इधर श्रुति जैसे ही दरवाजे खोल के बाहर जाने के लिए होती है कि अभय कार को लॉक कर देता है। ये देख के श्रुति दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो जब खुलता नहीं है तो वो गुस्से से अभय की तरफ देख के कहती है, ये क्या हरकत है मिस्टर मल्होत्रा। तो अभय उसे देख के कहता है, चुपचाप बैठ जाओ, कोई नाटक नहीं। इतना कह के वो ड्राइविंग करने लगता है तो श्रुति अपना मुंह बना के बस बैठ जाती है, लेकिन अभय को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगती है। दूसरी तरफ राघव का घर। राघव बेचैनी से श्रुति का नंबर डायल कर रहा था, लेकिन श्रुति थी कि उससे इतना नाराज थी कि वो उसका फोन नहीं उठा रही थी। उसकी ऐसी हरकत देख के उसे भी झुंझलाहट होने लगती है। तभी पीछे से राघवेंद्र जी की आवाज आती है, राघव आप तैयार हैं न आज के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो राघव अपने पापा की तरफ देख के खुशी से कहता है, हाँ पापा देखिएगा आज का कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिलेगा। तो राघवेंद्र जी मुस्कुरा देते हैं। तभी दाई माँ उनके पास आके उन्हें दही खिलाते हुए कहती है, माता रानी आप दोनों की हर इच्छा पूरा करे और ये कॉन्ट्रैक्ट भी हमेशा की तरह आपका ही हो। तभी रिया भी कहती है, ऑल द बेस्ट बड़े पापा एंड भैया जाइए, सब अच्छा होगा। तो राघव दाई माँ के पैर छूता है, फिर रिया को गले लगा के कहता है, अगर आज ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है हमें तो आज हम पूरी फैमिली डिनर पे जाएंगे और ये डिनर मेरी तरफ से। तो रिया कहती है, तब जाइए जल्दी और ये कॉन्ट्रैक्ट लेके आइए, क्योंकि कितने समय हो गए हैं हम सबको साथ में कहीं बाहर गए हुए। ये सुनते सब मुस्कुरा देते हैं। ऊपर पहली मंजिल पे खड़ी राशि ये सब देख रही होती है, लेकिन उसके चेहरे पे इस वक्त कोई भाव नहीं था। वो बस उन्हें मुस्कुराता और एक दूसरे से आपस में हंसी मजाक करते देख रही थी, फिर अपने कमरे में की तरफ चली जाती है। इधर अभय एक सुनसान जगह अपनी कार को रोकता है जहां कुछ ही लोग थे। तो श्रुति चारों तरफ देखती है, लेकिन उससे कुछ कहती नहीं है। ये देख के अभय बाहर निकालता है, फिर उसे भी बाहर निकलने के लिए कहता है। तो श्रुति मुंह बनाते हुए बाहर निकलने लगती है। बाहर आते ही वो चारों तरफ देखती है तो एक तरफ पहाड़ ही पहाड़ होते हैं और दूसरी तरफ खाई, जहां पे ढेर सारे लंबे लंबे पेड़ थे जिनके चारों तरफ हल्की सी धुंध दिख रही थी। ज्यादा ऊंचाई पे होने की वजह से मौसम भी ठंडा हो गया था नीचे के तापमान से, और उसी ठंडी हवाओं में से जो गुनगुनी धूप आ रही थी वो एक अलग ही सुकून दिए जा रही थी। बाहर निकलते ही उसे हल्का सा ठंड का एहसास होता है, जिसकी वजह से वो खुद को खुद के बाहों में सिमट लेती है। ये देख के अभय पहले कार को लॉक करता है, फिर अपना कोट निकाल के उसे देते हुए कहता है, ये लो पहन लो। तो श्रुति उसकी बात को अनसुना करके आगे की तरफ जाके अपनी नज़र चारों तरफ दौड़ा के वहां के मौसम का मजा लेने लगती है, लेकिन ज्यादा ऊंचाई पे वो जगह होने पे उसे ठंड भी लग रही थी। ये देख के अभय अपने सर को पहले अनिश्चितता से हिलाते हुए कहता है, ये लड़की इतनी जिद्दी क्यों है। इतना कहते हुए वो उसके पास आता है और उसके कंधे पे अपने कोट को रख के एक तरफ ले जाके बैठ जाता है, जहां से धूप भी अच्छे से आ रही होती है। वो ऐसे जगह बैठे थे जहां से नीचे का हर एक चीज छोटी या तो बिल्कुल ही नहीं दिख रही थी, बस सफेद बदल का चादर बिछा दिख रहा था और दोनों ही उसे देखने में कहीं गुम हो गए थे। तभी अचानक से अभय बोलता है, ये मेरी सबसे पसंदीदा जगह है। जैसे तुम्हारा घाट है न बनारस में, वैसे ही ये यहाँ की सबसे खूबसूरत जगह है, और जब भी आपका मन परेशान हो उदास हो तो मैं सीधे यही आता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ भी आए काफी समय हो गया है। उसकी बात सुन के श्रुति बस उसे देखते हुए कहती है, देखिए आप अपनी इन बातों से हमें मनाने की कोशिश मत करिएगा, हम आपसे और राघव दोनों से नाराज हैं इस बात को लेके कि आप दोनों ने हमसे सच्चाई छुपाई। हमें कोई सफी मत दीजिएगा, क्योंकि हम जानते हैं आप भी वही कहेंगे जो राघव ने कहा था। ये कहते हुए वो अपना मुंह फेर लेती हैं। अभय उसकी बात सुन के कहता है, नहीं मैंने तुम्हें उस बात के लिए इतनी दूर शहर से बाहर नहीं लाया हूँ। तो श्रुति उसकी तरफ देखने लगती है। तभी अभय आगे कहता है, मैंने तुम्हारा जवाब सोच लिया है कि मुझे तुम्हें क्या जवाब देना है। तो श्रुति उसे अपनी गहरी नजरों से देखने लगती है। तभी अभय उसे देख के बड़े ही संजीदगी से कहता है, मिस सक्सेना मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। हाँ ये सच है कि मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार जैसी कोई चीज नहीं है और न कभी भविष्य में तुमसे प्यार होगा। तुम सिर्फ मेरे लिए एक मेरी एम्प्लॉय थी और तुम्हारे काम करने के तरीके से मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए तुम मुझे छोड़ के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो।
मुझे छोड़ के एक ऐसे अच्छे से इंसान को ढूंढो जो हमेशा तुम्हारा साथ दे। श्रुति जो उसकी बात सुन रही थी, उसे पता था कि अभय कुछ ऐसा ही बोलने वाला है, तो वो अपनी नजरें फेर के सामने देखने लगती है और उसके आंख से आंसू के कुछ बूंद उसके गाल पे लुढ़क जाते हैं, लेकिन वो उन्हें पोंछती है, फिर खड़ी होके वहां से जाने लगती है। तो अभय भी अपनी जगह से खड़ा होके कहता है, क्या हुआ, तुम कुछ बोलोगी नहीं? अभय की बात सुन के श्रुति उसकी तरफ देख के शांत भाव से कहती है, सर आपने अपने दिल की बात कही, हमें अच्छा लगा, लेकिन हमें आपसे प्यार है जो कोई भी इंसान खत्म नहीं कर सकता है। रही बात दूसरे इंसान की हमारी जिंदगी में, तो हमें नहीं पता कि आगे क्या होना है, और न ही हम आपसे ये वादा कर सकते हैं कि पूरी जिंदगी हम आपके बिना ही आपसे प्यार करेंगे, और न ये कि आपके सिवा हम अपनी जिंदगी में किसी और को आने नहीं देंगे। ये हमारे हाथ में नहीं है। वैसे हम तो अपनी जिंदगी में आपके सिवा किसी को आने नहीं देना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, इस जिंदगी पे अकेले का हक सिर्फ हमारा ही नहीं है, न हमारे माँ बाप का भी है, तो उन्हें उदास करके हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बदले में आपको भूलना पड़े वो भी हम नहीं कर सकते हैं। इतना कह के वो वहां से जाने लगती है। अभय को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे अब, लेकिन तभी श्रुति अपने कंधे पे से अभय का कोट उतार के उसके पास आके उसे देते हुए कहती है, थैंक यू मिस्टर मल्होत्रा, आपकी हर मदद के लिए। हाँ, हम आपके इन मदद का एहसान चुका तो नहीं पाएंगे, लेकिन अगर कभी आपको हमारी ज़रूरत पड़े तो आप बेहिचक याद करिएगा, हम आपके पास होंगे। और आप चिंता मत करिए, आगे से हम आपके पीछे कभी नहीं आएंगे, और अगर आते भी हैं तो हम वहां से अपना रास्ता बदल लेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप हमारी वजह से परेशान हो। लेकिन बस एक सवाल का जवाब जानना चाहते हैं आपसे, अगर आप इजाज़त दे तो हम पूछे। अभय उसकी तरफ देख के हाँ में सर हिलाता है, तो श्रुति कहती है, क्यों, आप हमसे प्यार नहीं कर सकते हैं? तो अभय जवाब देता है, मैं तुमसे ही नहीं बल्कि किसी भी लड़की से प्यार नहीं कर सकता। तभी श्रुति कहती है, क्यों? अभय बोलता है, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तो श्रुति उसकी तरफ देख के कहती है, वही लड़की जिसकी तस्वीर आपके कमरे में टंगी हुई है। तो अभय उसे देखने लगता है। तो श्रुति कहती है, ऐसे मत देखिए, वो हम जब बाहर आ रहे थे तो हमने देखा, तभी हमें लगा, लेकिन हम कन्फर्म नहीं थे, और अब कन्फर्म हो गए। वैसे बहुत खुश नसीब है वो लड़की जिससे आप प्यार करते हैं। वैसे एक और सवाल? तो अभय हाँ कहता है। तो श्रुति कहती है, अगर आपकी किस्मत पहले ही भगवान ने किसी और के साथ जोड़ दी हो तो आप क्या करेंगे? अगर आपकी तकदीर किसी और के तकदीर के साथ पहले ही जुड़ गई हो तो आप अपने किस्मत से कैसे बचेंगे? अभय उसकी बात सुन के कहता है, मिस सक्सेना, मैं सिर्फ एक लड़की से प्यार करता हूँ, और वो सिर्फ वही है, लड़की है, उसके सिवा कोई नहीं, और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, चाहे मेरी किस्मत कुछ भी करे, कोई भी खेल खेले। ये सुन के श्रुति बस हल्का सा मुस्कुरा देती है, फिर वहां से जाने लगती है। तो अभय कहता है, रुको मिस सक्सेना, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। कैसे जाओगी तुम? तो श्रुति उसकी तरफ बिना देखे खुद को संभालते हुए कहती है, नहीं, अब हमें लगता है कि हमारे रास्ते अलग हो गए हैं। सारे हमारे रास्ते तो कभी एक थे ही नहीं, तो हमें अकेले चलना सीख लेना चाहिए। अगर आगे कभी किस्मत चाहेगी कि हमारी मंजिल एक हो तो हम इन्हीं रास्तों पे कहीं न कहीं टकरा जाएंगे। वैसे भी अगर अब आपने और कुछ हमारे लिए किया तो हम खुद को संभाल नहीं पाएंगे। शुक्रिया। इतना कह के वो वहां से जाने लगती है, और अभय बस उसे जाता देख रहा होता है। श्रुति के जाने के बाद अभय वहीं पे बैठ जाता है, और श्रुति बेसुध सी सड़कों पे चली जा रही थी। तभी उसे रोना आ जाता है, और वही सड़क पे पंजों के बल बैठ के घुटने में मुंह छिपा के रोने लगती हैं। वहां पे ज्यादा लोग तो नहीं थे, लेकिन जो भी लोग थे वो उसे ऐसे रोते देख आपस में बात करते हुए वहां से गुजर जा रहे थे। इधर श्रुति इन सब से बेखबर वही अपने मुंह को घुटने में छुपाए रोए जा रही थी। रोने के बाद जब उसका दिल थोड़ा सा हल्का हो जाता है तो वो अपने आंसू पोंछते हुए उठती है, और वहां एक कैब को रोक के उसमें बैठती है और चली जाती है। दूसरी तरफ आर्यन राघव के साथ राघवेंद्र सब वेन्यू पे पहुंचते हैं जहां पे ये कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। सब वहां पे पहुंचते हैं और बारी बारी अपना प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। तभी आर्यन भी अपना प्रेजेंटेशन दिखाता है। तो उसका प्रेजेंटेशन देखते ही राघवेंद्र जी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, और साथ ही साथ मिस्टर मेहता और कुछ उनके ऑफिस के स्टाफ की भी, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन उनका था जिसके उन्होंने काफी महीनों से मिलके मेहनत की थी। लेकिन राघव शांति से बैठा बिना किसी भाव के ये सब देख रहा होता है।
मिस्टर मेहता राघवेंद्र जी से कहते हैं, सर अब क्या करेंगे, ये तो हमारा वाला प्रेजेंटेशन है, अब हम क्या दिखाएंगे। अगर हमने अपना प्रेजेंटेशन दिखाया तो लोग हमें चोर समझेंगे कि हमने मिस्टर आर्यन का प्रोजेक्ट चुराया या कॉपी किया है। मिस्टर मेहता की बात सुन के राघवेंद्र जी भी सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि इस वक्त उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इन वक्त पे क्या कर सकते हैं। अगर उन्होंने प्रेस्टेशन सबके सामने नहीं दिया तब भी उनकी कंपनी का नाम डूबेगा, और दिया तो तब भी। राघव बस इन सब की बात सुन रहा था और सामने आर्यन को देख रहा था। आर्यन प्रेजेंटेशन देने के बाद नीचे आता है और राघव को देख मुस्कुराते हुआ जाके अपनी जगह बैठ जाता है। अब वहां का होस्ट आखिरी नाम बुलाता है मिस्टर ठाकुर का, तो सभी मिस्टर ठाकुर को देखने लगते हैं, फिर आपस में कि अब क्या करे। तभी राघव अपने पापा के हाथ पे खुद का हाथ रखते हुए कहता है, पापा अगर आप इजाजत दे तो आज का प्रेजेंटेशन मैं देना चाहता हूँ। तो राघवेंद्र जी उसे सवालिया नजरों से देखते हुए कहते हैं, लेकिन हम देंगे क्या, क्योंकि हम वही सेम प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। तो राघव उन्हें दिलासा देते हुए बोलता है, पापा आपको मुझ पे भरोसा है न, बस आप ये सब मुझ पे छोड़ दीजिए। तो राघवेंद्र जी बस अपने सर को हाँ में हिला देते हैं। उनकी हामी मिलते ही राघव स्टेज पे जाके पहले एक नज़र सबकी तरफ देखता है, तभी उसकी नज़र आर्यन से मिलती है, तो वो उसे देखते हुए मन में ही कहता है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो आर्यन उर्फ सूरज सिंघानिया, लेकिन मैं तुम्हें कभी तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। इतना सोच के वो अपनी नज़र आर्यन पे से हटा के लैपटॉप खोल के प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट करता है। जैसे ही उसका प्रेजेंटेशन खत्म होता है, सभी उससे बहुत प्रभावित होते हैं और उसके लिए जोर जोर से ताली बजाने लगते हैं। आर्यन ये सब देख के एक खिसियानी बिल्ली वाली शक्ल बना लेता है। राघव अपना प्रेजेंटेशन देने के बाद नीचे आता है तो मिस्टर मेहता कहते हैं, वाह सर, हमें नहीं पता था कि आप इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, लेकिन आपने ये प्रेजेंटेशन बनाया कब। तो राघव मुस्कुराते हुए कहता है, अरे मेहता अंकल आप भी क्या बात करते हैं, बताऊंगा मैं, लेकिन अभी नहीं। रही बात अच्छा प्रेजेंटेशन की तो पापा से बेहतरीन तो नहीं है। तो राघवेंद्र जी उसकी पीठ को शाबाशी से थपथपाते हुए कहते हैं, नहीं आपने तो हमसे भी बेहतरीन तरीके से प्रेजेंटेशन दिया है। तो राघव बस मुस्कुरा देता है। तभी सामने का होस्ट सबके प्रेजेंटेशन की तारीफ करते हुए कॉन्ट्रैक्ट को ठाकुर कॉरपोरेशन को देने का फैसला सुनाया है। ये सुनते ही राघवेंद्र जी, राघव, मिस्टर मेहता और भी जो उनके साथ उनके स्टाफ आए हुए थे वो खुश हो जाते हैं और सब राघव को बधाई देने लगते हैं, फिर आपस में एक दूसरे को बधाई देने लगते हैं। सब खत्म होने के बाद और भी बिजनेसमैन राघव के पास आके उन्हें बधाई देते हैं, तो वो भी सबको मुस्कुराते हुए शुक्रिया कर रहा था। तभी उसकी नज़र आर्यन पे जाता है जो वहां से जा रहा होता है, तो वो उन सबको एक्सक्यूज मी बोल के आर्यन के पास आके उसे बुलाता है। तो आर्यन रुक जाता है लेकिन उसकी तरफ देखता नहीं है। तो राघव उसके सामने आके कहता है, क्या हुआ मिस्टर आर्यन, आप मुझे बधाई नहीं देंगे। तो आर्यन उसे बस खा जाने वाली नजरों से घूरने लगता है। तो राघव कहता है, वैसे कोशिश बहुत अच्छी की थी आपने, लेकिन अपने मोहरे से कह देना आगे से कि अगर कोई काम वो आगे से करे तो आगे पीछे अगल बगल ध्यान दे के कोई काम करे। वैसे मैंने कहा था न तुमसे कि अगर तुमने मेरी कंपनी या मेरे पापा के आत्मसम्मान पे वार करने की कोशिश की तो तुम मुझे हमेशा पाओगे, और मैं तुम्हारे हर प्लान को बेअसर करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। इतना कह के वो वापस अपने पापा के पास चला आता है। राघवेंद्र जी इशारे में पूछते हैं कि क्या हुआ, तो राघव इशारे में कुछ नहीं है ये कह देता है। आर्यन दूर खड़ा उन्हें मुकुराते देख रहा था और वो वहां से गुस्से में अपने पैर को पटकते हुए अपनी हार के साथ चला जाता है। श्रुति को हॉस्टल वापस आते आते रात हो जाती है। हॉस्टल में आके वो किसी से कुछ कहे बिना ही अपने कमरे की तरफ चली जाती है। जो लड़कियां उसका दिन पूछ रही थी वो उसे ऐसे कहीं खोया देख के आपस में कंधे उचका के अपने काम में लग जाते हैं। श्रुति अपने कमरे में आती है और अंदर से दरवाजे को बंद करके बेड के सहारे जमीन पे बैठ के रोने लगती है और रोते हुए कहती है, हमारा पहला प्यार ही अधूरा रह गया, इसीलिए हम किसी से प्यार नहीं करना चाहते थे और न कभी किसी से किया था, लेकिन जब हुआ तो इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। वो प्यार न मिल पाने पे क्यों दिल बिना टूटे भी इतनी बुरी तरह उसमें दर्द हो रहा है, क्यों। प्यार तो हमने किया था, न वो उसे अपने या न अपनाए ये तो उनका फैसला है, तो तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है। पहले प्यार का पूरा न होने का इतना कहते हुए वो और रोने लगती है। उसे वैसे बैठ के रोते हुए काफी देर हो गया था और तभी राघव उसके कमरे में आता है।
जैसे वो हमेशा की तरह आता है। वो चारों तरफ कमरे में नजर दौड़ता है तो उसे श्रुति अपने बेड से टेक लगाए हुए मुंह घुटने छुपाए बैठी दिखाती है, तो वो उसके पास आके जमीन पे बैठते हुए कहता है, क्या पार्टनर मैं तुम्हें कितना कॉल कर रहा हूँ लेकिन कोई इतना नाराज होता है क्या कि तुम मुझसे बात ही नहीं कर रही हो। मानता हूँ हो गई मुझसे गलती कि मैंने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन तुम तो जानती हो न कि हम सब तुम्हें कितना मानते हैं, और अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो हम सबकी जान निकल जाती है। सॉरी, अब माफ कर दो न। इतना कह के वो अपने कान को पकड़ लेता है। राघव की आवाज सुन के श्रुति अपना सर उठाती है तो राघव की नजर उसके चेहरे पे जाती है। आंखें रोने की वजह से सूज गई थी, नाक गाल पूरे लाल हो गए थे और वो सिसक रही थी। उसकी ऐसी हालत देख के राघव हैरान परेशान सा उसके गालों को अपने हाथ में भरते हुए कहता है, क्या हुआ पार्टनर, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने तुम्हें कुछ कहा या किया है? बताओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये सुनते ही श्रुति फिर से रोने लगती है तो राघव बेचैन होते हुए कहता है, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया? अब तुम क्यों रो रही हो? तो श्रुति सिसकते हुए कहती है, राघव हमारे में कोई कमी है? तो राघव उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, नहीं, तुम्हारे में कोई कमी नहीं है, और अगर कुछ कमियां हैं भी तो उसे तुमने अपनी अच्छाई से उन कमियों को खत्म कर दिया है। वैसे भी किस इंसान में कमियां नहीं होती हैं? मुझे भी देख लो, मुझ में भी तो कितनी सारी कमियां हैं। राघव की बात सुन के श्रुति कहती है, अगर हम अच्छे हैं तो अभय सर ने हमें माना क्यों किया? हमारे प्यार को अपनाया क्यों नहीं? क्यों हमारा पहला प्यार अधूरा रह गया? क्यों राघव? तो राघव उसके सर को सहलाते हुए कुछ सोचते हुए कहता है, पार्टनर मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जरूरी तो नहीं है न कि हम जिससे प्यार करें वो भी हमसे उतना ही प्यार करे, या जिसके लिए हम सब कुछ करते हैं उसके बदले में हम भी उम्मीद करें कि वो हमारे लिए उतना ही करे, नहीं ना? उसकी बात सुन के वो उसे सवालिया निगाहों से देखने लगती है, जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आया। तो राघव उसे समझाते हुए कहता है, देखो, हम प्यार और पसंद किसी को भी कर सकते हैं, या किसी से भी हमें प्यार हो सकता है, और उसके लिए हम अपना 100% देने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि जिनसे हम प्यार करते हैं या पसंद करते हैं वो हमें भी पसंद करे या प्यार करे। हम उससे जबरदस्ती तो खुद से प्यार नहीं करवा सकते हैं न, और कुछ देने के बदले में लेना भी हो जाएगा, वहाँ पे तो प्यार रहेगा ही नहीं। मेरा मतलब ये है कि क्या जरूरी है किसी से ये उम्मीद करना कि अगर मैं उससे प्यार करता हूँ तो वो भी मुझसे प्यार करे? ये कहाँ लिखा है कि सामने वाला अगर आपको प्यार नहीं करता है तो खुद का प्यार उस इंसान के लिए बदल जाता है या खत्म हो जाता है? हम प्यार करते हैं उससे, बस यही काफी है, और उस प्यार में कोई उम्मीद नहीं करो कि वो हमसे कभी प्यार करेगा। और पता है, सबसे अच्छा प्यार वही होता है जिसमें आप किसी से उम्मीद ही न करो। हाँ, तकलीफ होती है, लेकिन सामने वाले को खुश देख के वो तकलीफ भी खत्म हो जाती है। समझी? तो श्रुति बस उसकी बात को ध्यान से सुन रही थी, फिर उसके सीने पे सर छिपा के रोने लगती है। राघव भी उसे कुछ नहीं कहता है क्योंकि उसका भी तो दिल टूटे बिना ही टूट गया था, तो वो ये फीलिंग बखूबी समझ रहा था। वो बस उसके पीठ को थपथपाए जा रहा था और श्रुति अपने पहले प्यार के पूरा न होने का दर्द आंसुओं के जरिए निकाल रही थी। राघव के सीने से लगे ही वो रोते रोते ही उसके बाहों में सो जाती है। राघव सोती हुई श्रुति के चेहरे को देखता है, फिर उसे गोद में उठाता है और उसके बिस्तर पे उसे लेटा देता है और उस पे ब्लैंकेट डाल देता है। वो जाने को होता है कि उसकी नज़र आंसुओं से भीगे गालों पे जाता है जिस पर अब उनके निशान थे, और अब उनपे कुछ बाल के लत झूल रहे थे। वो अपनी उंगली को उसके चेहरे की तरफ करके उसके बाल को हटा के एक तरफ करता है और ध्यान से उसके चेहरे को देखते हुए कहता है, आज जो सवाल तुमने मुझसे किया वो सवाल तो मैं भी तुमसे कर सकता हूं न। क्यों तुम मुझसे प्यार नहीं करती? क्यों तुमने मिस्टर मल्होत्रा से प्यार करना सही समझा? क्यों? सही कहते हैं लोग, प्यार करना अपने हाथ में नहीं होता है, और जिससे होता है जरूरी नहीं कि वो आपसे ही प्यार करे, और वहीं एक तरफा प्यार खुशी भी दे जाता है या तो तकलीफ दे जाता है। लेकिन हम जैसे एक तरफा प्यार करने वालों के लिए क्या ही खुशी या क्या ही तकलीफ, क्योंकि हमें तो दोनों ही मिलता है न। इतना कह के वो उसे देखने लगता है। बनारस, रात का वक्त। सागर अपने फोन को चेक कर रहा होता है क्योंकि उसने जो मैसेज किया था अभी तक उसका जवाब नहीं आता है, तो वो कुछ सोचते हुए उस नंबर पर कॉल करता है। इधर देहरादून में
आर्यन अपने बड़े से कमरे में बैठे राघव के बारे में सोच रहा था कि कैसे आज उसने उससे उसका इतना इम्पोर्टेंट डील छीन लिया। वो यही सब सोच ही रहा था कि उसके नंबर पे कॉल आता है। वो देखता है तो अननोन प्राइवेट नंबर होता है। ये देख के वो तुरंत फोन उठता है और कुछ कहता कि उधर से एक लड़के की आवाज आती है। हेलो मिस्टर आर्यन। ओ सॉरी सूरज सिंघानिया, क्या बोलूं मैं। ये सुनते ही आर्यन सकपका सा जाता है और वो अपने बेड पे से परेशान होके उठते हुए कहता है, तुम कौन बोल रहे हो। तो उधर से आवाज आती है, तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन बोल रहा हूँ, बस इतना जान लो कि तुम्हारा सारा काला चिट्ठा मेरे पास है। तो आर्यन हड़बड़ाते हुए घबराहट में बोलता है, कैसा काला चिट्ठा। तो उधर से आवाज आती है, क्या सूरज साहब आपकी याददाश्त इतनी कमजोर है या फिर आपने इतने सारे घटिया काम किया हुआ है कि आपको कुछ याद नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, मैं ही आपको याद दिला देता हूँ कि मैं किस काले कारनामे के बारे में बात कर रहा हूँ। उसकी बात सुन के आर्यन खुद पे काबू पाते हुए कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो उधर से आवाज आती है, अरे साहब एक मिनट, आपको ये नाम तो याद ही होगा, रिया। रिया नाम सुनते ही आर्यन की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वो हकलाते हुए कहता है, कौन रिया। तो उधर से आवाज आती है, वही रिया जिसके साथ तुमने इतना गलत किया। उसके माँ बाप को गोलियों से मार के उन्हें आग में उनके घर सहित जला दिया। उसके बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ को तुम्हारे आदमी ने मार दिया। वही सब, इन सब के सबूत मेरे पास हैं और मैंने तो तुम्हें ये सब करते हुए देखा भी है। तो अब बस दुआ करो कि मैं देहरादून न आऊं, वरना तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। ये सुनते ही आर्यन कहता है, तुम कौन हो, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो बोलो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकता हूँ। आर्यन की बात सुन के वो बस एक तंज से भरी हंसी हंस देता है और कहता है, पैसे बोलो तो मैं दे दूँ, कितने चाहिए। आर्यन उसकी बात सुन के उससे कहता है, तो फिर तुम्हें क्या चाहिए। ये सुन के सागर बोलता है, माफी, और वो लोग मुझे वापस चाहिए जिन्हें तुमने अपने हवस के चक्कर में मारा है। क्या ला सकते हो वापस। तो आर्य झुंझलाते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। ऐसा कभी हुआ है कि जो मर गया हो उसे कैसे वापस लाया जा सकता है। तो सागर कहता है, तो फिर मुझे पैसे नहीं, तेरी मौत चाहिए। तो आर्यन भी एक हंसी हंसते हुए कहता है, सीरियसली मेरी मौत। फिर सीरियस आवाज में कहता है, तुझे क्या लगता है कि तू एक फोन कॉल करेगा और मैं तुझ जैसे छिप के कॉल करने वाले से मैं डरूंगा। अभी अभी तुमने कहा न कि मैं तुझे आर्यन कही या सूरज। तो तू मेरे बारे में अच्छे से जानता है कि मैं कौन हूँ। जब तुम्हें मेरे बारे में इतना कुछ पता है तो मेरे पावर के बारे में नहीं पता। ये सुन के सागर उसे जवाब देते हुए कहता है, सीरियसली पावर, अगर तेरे पास इतना ही पावर होता तो तू आज अपनी आइडेंटिटी बदल के नहीं रह रहा होता, समझा चूहा कहीं का। इतना कह के वो फोन रख देता है। इधर आर्यन उस ब्लैकमेलर की बात सुन के उसे एहसास तो होने नहीं देता है कि वो घबरा गया था, क्योंकि इस वक्त खुद उसके लाइफ में ठीक नहीं चल रहा है। रोज नए नए नाटक और अब ये ब्लैकमेल। वो यही सोच रहा था कि अब ये नया दुश्मन कौन आ गया है जो रिया का हितैषी बन रहा, और रिया जिंदा है क्या। वो परेशान सा खुद में सब सोचने लगता है। इधर बनरास में सागर फोन को हाथ में लिए हुए कहता है, वैसे दीदी ने काफी अच्छा प्लान बताया है, इससे हमारे मजे भी हो जा रहे हैं और उस आर्यन उर्फ सूरज को ब्लैकमेल भी चलो बढ़िया है। वैसे उसकी बात सुन के हमें लगता है कि ये आइडिया काम करेगा, क्योंकि अगर वो घबराया नहीं होता तो पैसों की बात नहीं करता। वैसे अब इसे हम इतना डरा देंगे कि वो घबराहट में ये कुछ न कुछ तो उल्टा सीधा काम करेगा, जिससे हम इसे रंगे हाथों पकड़ सकते हैं। इतना कह के वो भी अपने लैपटॉप को खोल के अपने किसी काम में लग जाता है। अगला दिन सुबह का वक्त। श्रुति की आंख खुलती है तो वो अपने आप को काफी हल्का महसूस करती है। वो जैसे ही बेड के सहारे बैठती है कि उसे फिर से कल की सारी बातें याद आने लगती हैं और उसे फिर से रोना आने लगता है। तो वो अपने आंखों पे अपने एक हाथ को रख के सिसकने लगती है। कुछ देर तक सिसकने के बाद वो खुद को इन सब से संभालती है और उठा के अपने फोन को देखती है, जिसपे सानिया, दिव्या, सागर और भी कई लोगों के कॉल थे जो कल से पड़े हुए हैं। फोन साइलेंट होने की वजह से वो किसी का फोन देख नहीं पाई थी। वो तुरंत सबसे पहले सागर को फोन करती है तो दूसरी तरफ सागर फोन उठाते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग दी। तो श्रुति भी जवाब में फीकी सा उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। उसका आवाज सुन के सागर उससे कहता है, क्या हुआ दी, आपकी तबीयत तो ठीक है न। तो श्रुति उसे कहती है, सब ठीक है, तुम बताओ तुमने उसे ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया। तो सागर कहता है,
हाँ दी, हम तो अपने काम पे लग गए हैं। 2-3 दिनों में तो हम उसे इतना डरा देंगे कि वो खुद ही सब गुनाह कबूलेगा। तो श्रुति धीरे से कहती है, अगर हमारा प्लान फ्लॉप हो गया तो? उसकी बात सुन के सागर कहता है, नहीं दी, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये तो ह्यूमन का नेचर है, जो इंसान जिस चीज से जितना भागे उसके साथ वही काम करो, तभी तो घबराहट में वो कुछ ऐसा काम करेगा जो हमारे फायदे के लिए होगा। ये सुनते ही श्रुति बस हाँ कहती है, फिर अपना ध्यान रखने के लिए कह के फोन रख देती है और सबको कॉल करके बात करने के तैयार होके वो भी हॉस्पिटल के लिए निकल जाती हैं। हॉस्पिटल में वो पहले पायल को देखती है, फिर डॉक्टर से मिलती है और वहां से अपने काम पे निकल जाती है उस प्यून को ढूंढने के लिए। सबसे पहले वो उस प्यून के घर जाती है तो वहां पे उसकी बीवी दरवाजा खोलती है तो वो उसे देखते हुए कहती है, नमस्ते आंटी। तो वो भी नमस्ते बोल के आगे कहती है, जी आप कौन और आपका यहाँ पे क्या काम है? फिर श्रुति कहती है, सतीश चंद्र जी का घर यही है। तो वो औरत आशा भरे स्वर में कहती है, हाँ आप जानती हैं क्या उन्हें? तो श्रुति हाँ में सर हिलाती है, फिर आगे कहती है, क्या हम अंदर आ सकते हैं? तो सतीश की बीवी उसे अपने घर के अंदर लाती है और पानी लाने के लिए जाती है कि श्रुति उन्हें रोकते हुए अपने सामने बैठाती है। तो वो उससे पूछती है, सतीश जी कहाँ हैं? हम उनसे मिल सकते हैं? तो उसकी बीवी अफसोस करते हुए कहती है, अरे पहले मैं खुद तो उनसे मिल लूं, क्योंकि वो तो काफी समय से घर नहीं आए हैं। ये सुन के श्रुति उससे पूछती है, वो कब से गायब है? तो सतीश की बीवी कहती है, 11 के शाम से। ये सुनते ही श्रुति अपने मन में कहती है, 1 मिनट 10 को पायल के साथ ये सब होना और 11 को प्यून का गायब होना, कहीं वो इससे ज्यादा कुछ सोचती कि उसके कानों में उसके सामने बैठी औरत की आवाज आती है जो कह रही थी, मैंने पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन दर्ज करवाया है, लेकिन पुलिस वाले भी कुछ नहीं बता रहे हैं। इतना कह के वो फफक के रो पड़ती है। श्रुति उसके पास सके उन्हें सांत्वना देते हुए कहती है, आप चिंता मत करिए, बहुत जल्द आपके पति आपन घर वापस आ जाएंगे, आप खुद को संभालिए। उस प्यून के घर से आने के बाद उसे ये तो समझ आ जाता है कि सतीश उस दिन के बाद से अभी तक घर नहीं आया। इसका मतलब ये है कि आर्यन झूठ बोल रहा है। उसे पता है कि उसके ही ऑफिस में काम करने वाला प्यून कहाँ है। वो यही सब सोच रही थी कि अचानक से उसके दिमाग में कुछ दौड़ता है। वो उस चीज को लेके श्योर तो नहीं थी, लेकिन वो वहां जाके श्योर होना चाहती थी। इधर दूसरी तरफ राघव का घर, सब नाश्ता करके हॉल में बैठ के आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी राघव घर से बाहर जा रहा होता है तो राघवेंद्र की उसे रोकते हुए कहते हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? और अभी तक आपने कल की बात नहीं बताई कि आपने कब नया प्रेजेंटेशन तैयार किया और आपको ये सब कैसे पता चला? तो राघव सब पे एक एक नजर डालता है, फिर कहता है, पापा मैं आपको आके सब बताऊंगा, लेकिन अभी आप मुझे जाने दे, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है, प्लीज पापा। तो राघवेंद्र जी बस हाँ कह देते हैं तो वो वहां से चला जाता है। इधर श्रुति आर्यन के ऑफिस के सामने पहुंच चुकी थी। अब वो अंदर श्रुति बन के नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वहीं पे एक तरफ खड़े होके सोचने लगती है कि क्या करे। तभी पीछे से आवाज आती है, हेलो पार्टनर। आवाज सुन के वो अपने पीछे देखती है तो राघव अपने ट्राउजर पैंट के पॉकेट में हाथ डाले खड़ा था। ये देख वो उसे अपनी आंखें छोटी करके देखती है, फिर उसे एक तरफ ला के कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? उसकी बात सुन के राघव बस उसे मुस्कुराते हुए देख रहा होता है तो श्रुति चिढ़ते हुए कहती है, देखो राघव। इतना बोलते हुए वो उसे अपनी एक उंगली उसकी तरफ कर देती है तो राघव भी बड़े ही प्यार से उसकी उंगली में अपने उंगली को फंसाते हुए कहता है, दिखाओ पार्टनर। तो श्रुति उसे अजीब तरीके से देखते हुए अपनी उंगली को पीछे कर लेती है। तभी राघव कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो श्रुति कहती है, तुमसे मतलब और तुम हमसे इतने आराम से कैसे बात कर रहे हो जैसे कुछ हुआ न हो? अगर रात में हमने तुमसे भावनाओं में बह के अच्छे से बात कर लिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुमसे नाराज नहीं हैं, समझे? राघव उसकी बात सुन कहता है, वो तो पार्टनर अभी भी नाराज है, कल भावनाओं में थी। फिर बड़े अदा की तरह अपने दोनों पैरों को क्रॉस करके आगे पीछे करता है, फिर एक हाथ को हवा में और दूसरा हाथ अपने सीने पे रखते हुए उसके सामने सर झुका के कहता है, सो मैडम आप बताइए कि आपको मनाने के लिए ये नाचीज क्या करे? कैसे मिलेगी आपकी माफी इस नाचीज को? श्रुति उसका नाटक देख के उसके कंधे पे मारते हुए कहती है,
बंद करो अपना ये नाटक, समझे सारी बातें छुपाओ भी तुम और अब नौटंकी भी तुम ही करो, शर्म नहीं आती है न? तो राघव अपने कंधे को पकड़ के सहलाते हुए कहता है, क्या है पार्टनर, कितना तेज मारती हो तुम, शर्म नहीं आती एक छोटे से बच्चे की जान लेने में? श्रुति उसे देख के बस अपना सर उसकी नुतांकी पे हिलाने लगती है, फिर वहां से जाने लगती है। तो राघव उसका कलाई पकड़ के अपनी तरफ करते हुए कहता है, कहाँ जा रही हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो श्रुति उसे घूरते हुए कहती है, तुमसे मतलब, और तुम पहले ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें कैसे पता कि हम यहाँ हैं? फिर अजीब सा शक्ल बना के अपने मुंह में हाथ रखते हुए कहती है, कहीं तुम हमारा पीछा तो नहीं कर रहे थे? न पता है न एक लड़की का पीछा करना, वो ये सब कह ही रही थी कि राघव उसके मुंह पे हाथ रखते हुए कहता है, कितना बोलती हो तुम, तुम्हारा मुंह नहीं दर्द करता है? राघव की बात सुन के श्रुति उसे घूरने लगती है, फिर उसके हाथ को अपने मुंह पे से हटा के कुछ बोलती कि उसकी नज़र सामने जाती है जहां आर्यन अपने ऑफिस से बाहर आ रहा था। ये देखते ही श्रुति राघव के मुंह पे अपने हथेली को रखती है और उसके पीठ को आर्यन की तरफ और खुद को राघव के आड़ में छिपा लेती है। फिर चोर नजरों से आर्यन को देखने लगती है कि वो गया कि नहीं। राघव अचानक से इस हरकत की वजह से उसका दिल तेज से धड़कने लगता है और वो एकटक श्रुति को देखने लगता है जो कहीं और देख रही होती है। आर्यन के जाने के बाद श्रुति राघव से दूर होती है तो राघव अपने होश में वापस आता है। फिर श्रुति जाने को होती है कि वो उसे धमकाने वाले लहजे में कहता है, सोच लेना अगर तुमने हमें नहीं बताया तो हम हल्ला मचा देंगे। ये सुन के वो उसे फिर से घूरने लगती है तो राघव बच्चों की तरह मासूम शक्ल बना के कहता है, ऐसे क्या घूर रही हो, बच्चे की जान लोगी क्या? तो श्रुति अपना सर झिटकती है और जाने लगती है। तभी राघव तेज तेज से चिल्लाने लगता है। उसे ऐसे चिल्लाता देख अगल बगल के लोग भी उसे देखने लगते हैं। ये देख के श्रुति अपना माथा पीट लेती है और वो उसके पास वापस आती है और उसके मुंह पे अपना हाथ रख के अपने दांत को पीसते हुए कहती है, ये क्या नौटंकी है राघव, तुम कोई 5 साल के छोटे बच्चे नहीं हो जो ऐसे बचकानी हरकतें कर रहे हो, समझे? तो राघव उसे घूरते हुए अपने मुंह पे उसका हाथ हटा के कहता है, तो मैंने तो पहले ही कहा था कि पहले मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो श्रुति अब न चाहते हुए भी उसे अपनी शंका बताने लगती है। राघव भी काफी ध्यान से उसकी बात को सुन के कहता है, अगर तुम बोलो तो हमारे पास एक आइडिया है, अगर तुम अपनी नाराजगी खत्म करो तो मैं बताऊं। श्रुति उसकी बात सुन के उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगती है और मुंह फेर लेती है। ये देख के राघव कहता है, अच्छा ठीक है, अगर प्लान वर्क कर गया तब तुम मुझे माफ कर देना, ओके। इतना कह के राघव उसे बस मुस्कुराते हुए देखे जा रहा था। उसकी बात सुन के न चाहते हुए भी श्रुति अपने गर्दन को हाँ में हिला देती है तो राघव उसे अपना प्लान बताने लगता है। दोनों प्यून का वेश लेते हैं और चेहरे पे मास्क लगाए हुए अंदर आते हैं और सबसे बचते बचाते दोनों स्टोरेज रूम की तरफ जाते हैं और श्रुति राघव को वो जगह दिखाती है जहां उसे शक हुआ था। राघव भी उस जगह को देखता है तो उसे भी कुछ अजीब लगता है तो वो वहां पे सभी चीजों को देखने लगता है। तभी उसकी नजर एक किताब पे जाती है तो उसे कुछ अजीब लगता है, यहाँ पे सारी फाइल्स हैं तो यहाँ पे ये बुक क्या कर रहा है? वो कुछ सोचते हुए ही इस बुक को अपनी जगह से उठाने के लिए छूता है कि वो एरिया खुल जाता है। ये देख दोनों पहले एक दूसरे को देखते हैं, फिर उस खुले हुए जगह को देखते हैं जहाँ काफी अंधेरा था। तभी राघव बोलता है, आओ चलो अंदर चलते हैं, आराम से आना। इतना कह के वो पहले नीचे उतरता है, फिर अपने फोन का टॉर्च ऑन करके श्रुति को नीचे उतारता है। श्रुति नीचे इतना अंधेरा देख के वो राघव के टी शर्ट के एक कोने को कस के पकड़ लेती है। राघव समझ जाता है कि अंधेरे की वजह से उसे डर लग रहा है तो वो कस के उसके हथेली को अपने हथेली में भर लेता है और चलने लगता है। गलियारा वाला रास्ता पास करने के बाद वो एक कमरे की तरफ आते हैं जिसमें हल्की सी रोशनी दिखाई देती है तो श्रुति राघव से कहती है, शायद आगे कोई बेसमेंट है या कमरा है। तो राघव भी उसकी बात पे बस गर्दन को हाँ में हिला के उससे सहमत होने का इशारा करता है। तब तक दोनों उस बेसमेंट के कमरे तक पहुंच जाते हैं तो श्रुति वहां का नजारा देख के आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सामने एक बूढ़ा सा आदमी जो कि प्यून था जो कुर्सियों पे बंधा पड़ा हुआ था और दूसरी तरफ एक और आदमी था जो वहीं पे अधमरा सा जमीन पे पड़ा हुआ था। ये देख के राघव उस आदमी की तरफ जाता है और श्रुति उस प्यून की तरफ।
दोनों इन दोनों को उठाते हैं तो प्यून को होश आ जाता है, लेकिन जमीन पे लेते हुए आदमी को होश नहीं आता है। ये देख के प्यून अपनी धीमी सी लड़खड़ाती आवाज में कहता है, तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तो राघव उन्हें देख के कहता है, आप घबराइए मत, मैं या ये आपको यहाँ नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं, बल्कि आपको यहाँ से बचा के ले जाने आए। ये सुनते ही उस प्यून की आंखें चमक जाती हैं, लेकिन फिर उदास होके कहता है, यहाँ से बच के निकल पाना मुश्किल है। उसके आदमी हर वक्त पहरा देते रहते हैं। वैसे तुम दोनों मुझे क्यों बचाना चाहते हो? तो इस बार श्रुति बिना किसी भाव के जवाब देती है, वो हमें आपकी मदद की जरूरत है। तो वो प्यून उससे सवाल करता है, कैसी मदद? तो श्रुति आगे कहती है, वो आप पायल को जानते हैं न, जो इस ऑफिस में काम करती है, इसके लिए आपकी मदद की काफी जरूरत है। उसकी बात सुन के प्यून सोच में पड़ जाता है, तो श्रुति उसे याद दिलाते हुए कहती है, अरे वही लड़की जिसे आपने अधमरे हालत में पाया था और उसकी मदद के लिए आपने उसे हॉस्पिटल भेजा, फिर पुलिस बुलवाया। ये सारी बात सुनते ही उसे सारी बात समझ आ जाती है और वो इस बार कुछ कहता कि किसी के कदमों के आने की आहट होती है। ये सुनते ही राघव श्रुति के कलाई को पकड़ के जबरदस्ती एक तरफ ले जाके बड़े से कार्टून के डब्बे के पीछे खुद को और श्रुति को छिपा लेता है। तभी अंदर आर्यन आता है और उन्हें देखता है और अपने हाथ में पकड़ा एक पैकेट सामने रखते हुए कहता है, ये तुम दोनों का खाना खा लेना, इसे समझे। वो ये सब कह रहा था कि उस दूसरे आदमी को होश आने लगा था, तो वो खुद को किसी तरह पीछे दीवार का टेक लेके बैठता है। फिर आर्यन की ट्रे देख के बस मुस्कुरा देता है, जिसे देख के आर्यन चिढ़ जाता है। तो वो अपने पंजों के बल बैठ के उसके बालों को कस के पकड़ के पीछे की तरफ झुकाते हुए कहता है, तुम्हें होश आ गया? मुझे लगा था कि तुम शायद। इतना कह के वो अपनी बात को अधूरी छोड़ देता है। तो वो आदमी कहराते हुए लड़खड़ाती जुबान में कहता है, डोंट वरी सूरज सिंघानिया, मैं जब तक तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक नहीं पहुंचा दूंगा तब तक मुझे कुछ नहीं होगा, समझे। ये सुनते ही राघव को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने लगता है। श्रुति और राघव छिप के ये सब देख रहे होते हैं। श्रुति को गुस्सा भी आने लगता है, तो वो उठ के जाने के लिए होती है कि राघव उसे रोक लेता है, लेकिन श्रुति उसे घूरने लगती है कि वो उसको छोड़े, लेकिन राघव इस नहीं छोड़ता है, क्योंकि वो जानता था कि अभी अगर एक गलती हुई तो हम भी इसी तरह यहाँ पे कैद हो जाएंगे। तभी वो प्यून कहता है, साहब प्लीज इसे मत मारिए, आप इसकी हालत तो देखिए, वो खुद ही अधमरा सा है। ये सुन के आर्यन अब उठ के प्यून की तरफ बढ़ता है और उसे मारने के लिए होता है कि उसे कुछ आहट सुनाई देता है, तो वो उसे मारना छोड़ के उस आहट की तरफ अपने कदम करने लगता है। राघव श्रुति ये देख के अपनी सांसें रोक के बैठ जाते हैं और श्रुति तो कस के राघव के हाथ को पकड़ लेती है, लेकिन तभी आर्यन का फोन बजता है, तो वो उस कार्टून के डब्बे के पास पहुंच के रुक जाता है और फोन उठा के तुरंत आने को कह के फोन वापस पॉकेट में डाल लेता है। फिर एक नज़र चारों तरफ देख के भी वहां इस उन दोनों आदमियों को देखता हुआ बाहर निकल जाता है। राघव उसे जाते देख एक चैन की सांस लेता है, फिर श्रुति भी एक चैन की सांस लेती है और आर्यन के जाने के बाद श्रुति राघव बाहर आते हैं और उन्हें ऐसे देखते हैं। तभी उस दूसरे आदमी की नज़र उन पे पड़ती है, तो वो देख के कुछ कहने के लिए होता है कि कमजोरी और चोट की वजह से वो कुछ कह नहीं पाता है। तो राघव उसके सवाल को समझ के कहता है, डोंट वरी, हम यहाँ तुम्हें नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि यहाँ से बाहर निकालने के लिए आए हैं। हम दुश्मन नहीं हैं तुम्हारे, बल्कि दुश्मन के दुश्मन दोस्त हैं तुम्हारे। ये सुन के वो आदमी कुछ नहीं कहता है, तो श्रुति कहती है, तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ आर्यन ने ऐसे कैद करके क्यों रखा है? तो वो आदमी अपनी धीमी सी आवाज में कहता है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और इस सूरज सिंघानिया के बारे में काफी चीजें पता चला और कुछ सबूत मेरे पास भी हैं और कुछ सबूत मैं इकट्ठा कर रहा था, लेकिन पता नहीं कहाँ से इसे मेरे इन सब का पता चल गया और अब मैं यहाँ हूँ। ये सुनते ही राघव और श्रुति एक दूसरे को देखते हैं, तो श्रुति उससे और कुछ सवाल करती कि राघव कहता है, बाकी सवाल जवाब बाद में, पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो श्रुति बस हाँ में सर हिला देती है। श्रुति कुछ सोचते हुए बोलती है, लेकिन हम जाए कैसे, क्योंकि हम ऊपर स्टोरेज रूम के रास्ते से जा नहीं सकते। तो राघव कहता है, हम इधर जाएंगे जहाँ से अभी आर्यन आया था। वो ये सुनते ही श्रुति उधर जाके देखती है, तो वहाँ पे पासवर्ड वाला लॉक लगा हुआ था। ये देख के ही वो राघव के पास वापस आके कहती है, लेकिन राघव उस दरवाजे में पासवर्ड लगा हुआ है, अब हम कैसे जाएंगे? तो राघव इसके कंधे पे हाथ रख के कहता है,
तुम भूल रही हो कि तुम द ग्रेट राघव सिंह ठाकुर के साथ हो, मुझे पता है वहां का पासवर्ड, क्योंकि जब हम चिपके बैठे थे तो मैंने देख लिया था उसे पासवर्ड डालते हुए। उसकी बात सुन के श्रुति मन में कहती है, इसे और मिस्टर मल्होत्रा दोनों को अपनी बड़ाई करने में पता नहीं क्या मजा आता है, कैसे ये दोनों खुद की इतनी बड़ाई करते हैं। अभय के बारे में वो सोचने लगती है वहां पे खड़ी होके, और उसके आंखें नम हो जाती हैं। राघव जो उस रिपोर्टर को पकड़ के खड़ा कर रहा था, उसकी नज़र श्रुति पे जाती है, जिसकी आंखें नम थी, तो उसे समझने में देर नहीं लगता है कि वो क्या सोच रही है। तो वो उसे उसके सोच से बाहर लाने के लिए तेज से कहता है, अरे ओ पार्टनर, जल्दी से चलो वरना आर्यन कभी भी दोबारा आ सकता है। तो श्रुति होश में आके प्यून के हाथ पैर में बंधे रस्सी को खोलती है और उन्हें संभाल के खड़ा करती है। फिर चारों बाहर जाने लगते हैं। बाहर आके राघव उन दोनों को देखते हुए श्रुति से कहता है, पार्टनर तुम इन्हें लेके यहीं पे रहो, हम तब तक अपनी कार लेके आते हैं। शायद बिल्डिंग का ये पिछला हिस्सा है जहां जल्दी किसी का आना होता नहीं है, तो 5 मिनट दो। इतना कह के वो इस रिपोर्टर को एक तरफ बैठा देता है और श्रुति भी प्यून को उस जर्नलिस्ट के बगल में बैठा के राघव को जाने का इशारा करती है। राघव के जाने के बाद श्रुति इधर से उधर चहलकदमी करते हुए राघव का इंतजार करने लगती है। तभी उसके सर पे कोई बंदूक रख देता है। ये देख के वो पीछे मुड़ती है। उसकी नज़र अपने सामने खड़े आदमी पे जाती है जो ब्लैक कलर के सूट में थे, और उनके पीछे यही कुछ 10-15 आदमी खड़े थे जो वहीं ब्लैक कलर के सूट को पहने हुए थे। फिर एक नज़र उस रिपोर्टर और प्यून पे डालती है। तभी वो आदमी जो श्रुति के सर पे बंदूक ताने खड़ा था, वो कहता है, ए लड़की, तुम कौन हो और यहाँ की कर रही हो? तो श्रुति कुछ कहती कि उसकी नज़र बगल में कुछ ही दूरी पे बैठे उन दोनों आदमियों पे जाती है, जिसे देख के वो आदमी कहता है, ये बाहर कैसे आए? ये सुनते ही श्रुति घबरा जाती है। तभी वो आदमी श्रुति को देख के कहता है, कहीं तुमने? तो ये सुनते ही वो अपनी फुर्ती दिखाते हुए उस आदमी के हाथ से बंदूक लेके अपने हाथ में ले लेती है। फिर सबको दूर करते हुए कहती है, अगर तुम सब में से कोई भी आगे बढ़ने की कोशिश किया तो कसम से हम शूट कर देंगे। इतना कह के वो बंदूक को उस सब के लीडर पे ताने हुए खड़ी थी और उसका हाथ भी कपक पा रहा था। ये देख के वो आदमी कहता है, पहले सही से इस बंदूक को पकड़ना तो सीख ले, फिर हम पे गोली चलाना। इतना कह के वो अपने आदमियों से कहता है, इन तीनों को फिर से बेसमेंट के अंदर डाल दे, वरना आर्यन सर को पता चला कि हमारे रहते हुए भी ये भाग गए तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे। अपने लीडर की बात सुन के वो आदमी आगे बढ़ने लगते हैं, तो श्रुति अपने हाथ में पकड़ा बंदूक एक तरफ फेंक के उनके आगे चली जाती है, उनका रास्ता रोकने की वो उन तक न पहुंच पाए। और वो जानती थी कि वो कितनी भी हिम्मत दिखा ले, वो बंदूक को कभी चला नहीं पाएगी अपने डर की वजह से। तो उसे अब बस हाथ पैर से ही लड़ना होगा। वो उनके सामने आके कहती है, हमारे होते हुए तुम सब वहां तक पहुंच भी नहीं पाओगे। तो वो सारे आदमी पहले उसे देखते हैं, फिर ठहाका लगा के हंसने लगते हैं जैसे उन्होंने कोई जोक सुन लिया हो। तभी उनमें से एक आदमी कहता है, तू इतनी नाजुक सी है, अकेली, और हम सब को रोकेगी। ये सुनते ही श्रुति कहती है, नाजुक पे मत जाओ, लड़की हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम सब का मुकाबला नहीं कर सकते। तभी उनका लीडर आगे आके कहता है, कैसे लड़ेगी तुम? हम 10-15 के तादाद में हैं और तुम अकेली। फिर तो श्रुति बिना भाव के कहती है, हमें पता है कि तुम सब ज्यादा हो हमसे, लेकिन हमारी हिम्मत तुम सब भी ज्यादा है। हम हार भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बिना लड़े हम नहीं हारेंगे तुम सब से। और ये वादा करते हैं तुम सब से कि तुम सब में से किसी को भी उन तक हम पहुंचने नहीं देंगे, समझे? वो लीडर ये बात सुन के उसकी तरफ 2 आदमियों को इशारा करके कहता है, तुम्हें काबू में करने के लिए तो मेरे ये 2 हत्थे कट्ठे आदमी ही काफी हैं। तभी श्रुति भी अपने गले से दुपट्टा निकाल के एक तरफ रखती है और बालों का जुड़ा बना के उन्हें आने के लिए कहती है। तभी वो दोनों उसके पास आते हैं और कुछ ही मिनटों में वो दोनों जमीन के बल नीचे गिरे हुए होते हैं। ये देख उनका लीडर भौंकला जाता है और सबको उस पे वार करने के लिए कहता है। श्रुति अकेले 2-3 लोगों तो मार सकती थी, लेकिन एक साथ इतने लोगों को देख के उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया था। तभी उसे सामने रखा एक डंडा दिखाई देता है, तो वो तुरंत उस डंडे को उठा के उन सब पे वार करने लगती है और खुद को भी बचाने लगती है। दूर खड़ा लीडर ये सब देख रहा था। उसके आदमी श्रुति के वार से जमीन पे गिर रहे थे तो उसके आदमी उसे भी चोट पहुंचा रहे थे, लेकिन उसे जैसे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। वो उन सब से अकेले लड़े जा रही थी और अब भरी भी पद रही थी।
लीडर अब समझ गया था कि उससे हाथ पैर के लड़ाई में कोई नहीं जीत सकता क्योंकि वो काफी अच्छे से ट्रेंड है इसमें। तभी उसकी नजर अपने बंदूक पे जाती है जो वहीं नीचे गिरी हुई थी। वो तुरंत उसे उठा लेता है और सामने श्रुति के तरफ तान देता है जहां पे श्रुति उन सब से अकेले लड़ रही थी। तभी गोली की आवाज सुन के सब वहीं पे रुक जाते हैं और उसकी तरफ देखते हैं कि हुआ क्या है। तभी सबकी नजर अपने लीडर की तरफ जाता है जहां पे एक दूसरा आदमी उसके हाथ को ऊपर की तरफ किए हुए खड़ा था और गोली हवा में ही चली थी। जब श्रुति की नजर उस आदमी पे जाता है तो वो समझ जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि अभय है। उसे देख के उसे खुशी मिलती है लेकिन तभी उसकी खुशी खत्म हो जाती है जैसे ही उसे सारी बातें को याद आ जाती हैं। वो इन्हीं सब से जूझ रही थी कि कोई पीछे से उसपे बिना किसी हथियार मतलब किक से उसपे वार कर देता है जिसकी वजह से वो खुद को संभाल नहीं पाती है और लड़खड़ा के नीचे गिर जाती है। अभय ये देख के उसकी तरफ जाने को होता है कि उनका लीडर उसपे वार करने लगता और वो उसके वार से बचते हुए उससे लड़ने लगता है। इधर श्रुति खुद को संभाल चुकी थी और वो तैयार होती लड़ने के लिए कि तब तक किसी और ने उसके पेट पे एक मुक्का मार देता है तो उसकी चीख निकल जाती है। तभी एक दूसरा आदमी चाकू निकाल के उसपे वार करने के लिए आता है कि अभय तब तक आके उस आदमी के हाथ को रोक के उसे मोड़ने लगता है तो उस आदमी के हाथ से चाकू छूट जाता है और फिर वो उसपे मुक्के से वार करने लगता है। तब तक राघव भी अपनी कार लेके वहां पे आ जाता है और श्रुति को सबके जमीन पे पड़ा देख वो तुरंत अपने कार से नीचे उतरता है। तभी उसकी नजर अकेले लड़ रहे अभय पे जाता है तो वो भी तुरंत उसकी मदद करने के लिए उसके पास आजाद है। तो अभय कहता है राघव तुम पहले मिस सक्सेना को संभालो मैं इन्हें अकेले देख लूंगा। ये देख को वो तुरंत श्रुति की तरफ जाता है जो अब एक आदमी से लड़ रही होती है। ये देख के वो तुरंत उस आदमी को श्रुति से दूर करता है और खुद उसे पीटने लगता है और श्रुति वही जमीन पे बैठ के अपने पेट को पकड़ लेती है और गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। कुछ ही देर में राघव और अभय मिल के वहां के सारे आदमियों को मार गिराते हैं। फिर दोनों श्रुति के पास आते हैं तो राघव कहता है तुम ठीक हो? तो श्रुति हाँ में सर हिलाती है फिर इशारे से उनकी तरफ जाने के लिए कहती है तो राघव उन्हें देख के उधर की तरफ चला जाता है और उन्हें एक करके संभाल के अपनी कार में बैठाने लगता है। इधर अभय वहीं पे खड़ा होके बस श्रुति को देख रहा होता है और कहता है कि तुम ठीक हो? तो श्रुति उसी तरह बैठे उसकी तरफ देखती है फिर अपनी नजरें नीचे करके हाँ में सर हिला देती है। वो उठने लगती है तो वो लड़खड़ा के गिरने को होती है कि अभय उसके कलाई को पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लेता है तो श्रुति भी उसकी तरफ आके उसके सीने से लग जाती है। फिर वो अपने सर को हटा के अभय को देखती है जो उसे ही देख रहा था तो वो भी उसे देखने लगती है। उसे जैसे ही कल की सारी बात याद आती है तो वो उससे दूर हो जाती है। तब तक राघव भी उनके पास आ जाता है और कहता है चलो पार्टनर और मिस्टर मल्होत्रा आप भी, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं और कैसे? तो अभय कहता है मैं इधर किसी काम से आया था तो इसे मिस सक्सेना को अकेले लड़ता देख उनकी मदद करने आ गया। ये सुन के राघव बस ओके कहता है फिर श्रुति से चलने के लिए कहता है कि श्रुति कहती है राघव तुम मिस्टर मल्होत्रा के साथ जाओ और उन्हें सब कुछ बता दो, हमें अभी जाना है कहीं। राघव उसे रोकते हुए कहता है कहाँ जाना है बताओ, मैं छोड़ देता हूँ, तुम अकेले कैसे जाएगी, तुम्हें भी चोट लगी है? तो श्रुति उसे देख के कहती है नहीं हम ठीक है, तुम पहले उनका इलाज कराओ, उनको ज्यादा जरूरत है। इतना कह के वो वहां से किसी की बात सुने बिना निकल जाती है। रात का वक्त श्रुति का हॉस्टल। वो अपन हॉस्टल के कमरे में बैठ अपना कुछ काम कर रही थी। फिर उस आज अभय अचानक से आना और उसको बचाना याद आता है तो वो खुद से कहती है हमें जब जब आपकी जरूरत पड़ती है आप पता नहीं हमारे पास कैसे पहुंच जाते हैं, तो फिर भी आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप हमारे लिए नहीं बने हुए हैं, क्यों? वो यही सब सोच रही थी कि उसका फोन बजाता है तो वो फोन देखती है तो सागर का था। फिर वो उसे कहती है हाँ सागर, हम अभी तुम्हें ही कॉल करने वाले थे, तुम्हें अभी फिर से धमकी देने हैं उसे। तो वो उसे सब समझा देती है तो सागर ओके कह के फोन रख देता है। इधर सागर जब आर्यन को कॉल करता है तो दूसरी तरफ आर्यन को खबर लग जाता है कि वो प्यून और रिपोर्टर दोनों भाग गए। ये सुनते ही वो तुरंत अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग कैंसिल करके वापस अपने ऑफिस के बेसमेंट की तरफ आता है जहां अब जगह खाली पाके वो अपने आदमियों पे चिल्लाने लगता है। तभी उसका फोन बजाता है
तो वो बिना देखे ही फोन उठा के परेशान सी आवाज में हेलो कहता है, जिसे सुन के उधर से सागर कहता है, गुड इवनिंग सूरज साहब, कैसे लगा मेरा दिया हुआ गिफ्ट आपको? वैसे पता है मुझे कि अभी आपको बहुत गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन काबू करिए ये सारे गुस्से को, जब मैं आपके सामने आऊंगा तब के लिए समझे आप। सूरज उसकी बात सुन के भौखलाते हुए कहता है, शाले कमीने तू है कौन जो इस सूरज सिंघानिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं? तो सागर बड़े आराम से उसकी बातों का जवाब देते हुए कहता है, एक मिनट, तू मेरे बहन का कुछ लगता है क्या? नहीं न, तो मैं तेरा शाला किसी तरह से नहीं हुआ, मैं तुम्हारा, और कमीना वो तो मैं हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह गिरा हुआ नहीं। रही बात मेरी पहचान की, इतना तो काफी है कि मैंने तेरे कैद किए हुए 2 सबूत को छुड़ा लिया है जो अब मेरे कब्जे में है, और तू उन्हें ढूंढना तो छोड़, क्योंकि तू उन तक पहुंच भी नहीं पाएगा। इतना कह के सागर फोन रख देता है। आर्यन गुस्से से अपने फोन को सामने के दीवार की तरफ फेंक देता है, जिससे उसका फोन 2 हिस्सों में बढ़ जाता है और वो गुस्से की वजह से उसका शरीर कांपने लगता है। फिर अपने आदमियों की तरफ देख के सबको ऑर्डर देता है कि सबसे पहले इस इंसान का पता करो जो उसे ब्लैकमेल कर रहा है। ये सुन के उसका आदमी तो वहां से चले जाते हैं और आर्यन गुस्से से अपने दांत को पीसत हुए कहता है, तुम जो भी इतनी आसानी से तुम सूरज सिंघानिया को हरा नहीं सकते हो, समझे? सुबह का वक्त, श्रुति अपने हॉस्टल में थी। वो और सागर मिलके 2 दिनों से काफी उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। अपने कमरे में बैठे बैठे वो सब सोच रही थी कि आगे क्या करना है। तब तक उसके पास सानिया का कॉल आता है, तो वो फोन उठा के कहती है, गुड मॉर्निंग, कैसी हो? तो श्रुति भी उसे गुड मॉर्निंग विश करते हुए कहती है कि हम ठीक है, तुम बताओ? तो सानिया भी सब ठीक होने का कहती है। फिर आग कहती है, यार हम कॉलेज में भी अब अच्छे से नहीं मिल पाते हैं, तुम आती हो और फिर चली जाती हो, इस वजह से एक काम करते हैं, आज मैं, तुम, राघव, अमित, रोहन और दिव्या साथ में कहीं चलते हैं कुछ मस्ती करने, ये और साथ में आज का लंच भी कर लिया जाएगा। सानिया की बात सुन के श्रुति उसे तुरंत ना कर देती है, क्योंकि उसका बिल्कुल भी कहीं बाहर जाने का मन नहीं था। तो सानिया भी जिद करते हुए कहती है, मैंने तुमसे पूछने के लिए कॉल नहीं किया है, सीधे आने के लिए कहा है, तो तुम वक्त पे आ जाना। दोपहर के समय आज का लंच हम सब साथ में करेंगे, राघव तुम्हें लेने आ जाएगा, मैंने और लोगों को भी इन्फॉर्म कर दिया है, और कोई ना नहीं तुम्हारा, समझी? इतना कह के वो फोन रख देती है। इधर श्रुति उस फोन को अपने हाथ में लिए हुए ही अजीब तरीके से घूरने लगती है। दूसरी तरफ सानिया श्रुति से बात करने के बाद राघव को कॉल करके कहती है, मैंने कह दिया उससे और दोपहर का प्लान बनाया है। तो राघव मुस्कुराते हुए कहता है, बढ़िया किया है, क्योंकि अभी सुबह सुबह मुझे भी अपने कुछ अधूरे काम पूरे करने हैं, तो मैं दोपहर में पार्टनर को लेते हुए आ जाऊंगा। ओके, और थैंक यू उसे मानने के लिए, क्योंकि उस भी एक ब्रेक की ज्यादा जरूरत है। तो सानिया झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोलती है कि राघव हम दोस्त नहीं हैं क्या जो तुम मुझे थैंक यू बोल रहे हो? जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तो राघव उसे पुचकारते हुए कहता है, अरे अरे सानिया बेबी, गुस्सा हो गई? अच्छा चलो अब गुस्सा मत हो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट स्नैक लेता आऊंगा। ये सुन के सानिया मुस्कुराते हुए कहती है, पक्का? तो राघव हामी भरते हुए फोन रख देता है। राघव का घर। राघव नीचे डाइनिंग एरिया में आता है और सबके साथ नाश्ता करने लगता है। तभी उसकी नज़र राघवेंद्र जी से मिलती तो वो समझ जाता है कि उसके पापा अभी उससे नाराज हैं, क्योंकि वो कब से उस बात को टाल रहा है। तो वो सबकी तरफ देखते हुए कहता है, आज मुझे आप सबको एक बेहद ही जरूरी बात बतानी है, तो आप सब लिविंग रूम में मिलिएगा खाने के बाद। राघव की बात सुन सब हामी भर देते हैं, लेकिन राशि कुछ नहीं कहती है। तो राघव उनकी तरफ देख के कहता है, माँ आपको भी आना है, प्लीज जरूर आइएगा। राघव के मुंह से राशि अपने लिए माँ शब्द सुन के हैरान हो जाती है और उसे देखने लगती है। तो राघव बस मुस्कुरा देता है। इधर और बाकी सब भी उसे हैरान परेशान नजरों से देखने लगते हैं। राघवेंद्र जी भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि राघव आखिर में करना क्या चाहता है। सभी नाश्ता खत्म करने के बाद बंगले के लिविंग एरिया में आते हैं तो देखते हैं कि राघव हॉल में रखे टीवी में कुछ सेटिंग कर रहा था। ये देख के राघवेंद्र जी उससे सवाल करते हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? तो राघव अपना काम छोड़ के उन्हें देखते हुए कहता है, पापा आपके सारे सवालों का जवाब इसमें है, बस थोड़ा सा इंतजार करिए। ये सुन के राघवेंद्र जी भी शांत हो जाते हैं और राघव टीवी में एक वीडियो प्ले कर देता है, जिसे देख के सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं।
राघवेंद्र जी भी ये सब देख के हैरान होके राशि को देखने लगते हैं और राशि घबरा के सबके चेहरे को देखने लगती है। वीडियो खत्म होने के बाद राघव कहता है, पापा वीडियो देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि उस दिन फाइल सूरज तक पहुंचाने वाली कोई और नहीं बल्कि मेरी सबसे प्यारी माँ है और इन्होंने ही ये सब किया है। तो राशि खुद को सही साबित करते हुए कहती है, नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और ये सूरज कौन है मुझे नहीं पता। तो रहा उनके पास आके कहता है, माँ झूठ बोलने की एक लिमिट होती है। तो राशि शांत हो जाती है। तो राघवेंद्र जी कहते हैं, आपने ऐसा क्यों किया हमारे साथ। तो राशि कुछ नहीं कहती है। जब उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता है तो राघव कहता है, ये कुछ नहीं कहेंगी आप सीधे इन्हें जेल भेजिए। तो राशि घबरा जाती है। तो राघवेंद्र जी उसे रोक के कहते हैं, आप अभी के अभी यहाँ से इस घर से निकल जाइए। लेकिन राशि अभी भी वहीं पे खड़ी होती है। तो राघवेंद्र जी गुस्से से कहते हैं तो वो सहम जाती है और तुरंत अपने कमरे की तरफ जाके किसी से कुछ कह बिना वो वहां से निकल जाती है। राशि के जाने के बाद राघव एक लंबा सांस लेता है, फिर अपने पापा के पास आके उनके घुटने के पास बैठ के कहता है, आप ठीक हैं। तो राघवेंद्र जी हाँ में सर हिलाते हैं। तो राघवेंद्र जी भी वही सवाल करते हैं। तो राघव कहता है, मुझे कुछ नहीं हुआ है क्योंकि मुझे कभी अपनी माँ से खुद के लिए या आपके लिए या इस घर के लिए कभी कोई उम्मीद नहीं थी और न है, क्योंकि मुझे पता है वो कभी कुछ अच्छा नहीं करेंगी हमारे लिए। तो मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। ये सुनते ही राघवेंद्र जी बस उसके सर को सहलाने लगते हैं और राघव उनके घुटने पे ही अपना सर रख देता है। इधर हॉस्टल में श्रुति झल्लाई सी रेडी हो रही थी और मन ही मन सानिया को 1000 गलियां दिए जा रही थी। वो शीशे के सामने खड़े होके खुद को देखते हुए बड़बड़ाते हुए कहती है, सानिया भी बिल्कुल अजीब है। हमने उसे मना किया लेकिन नहीं, उसने तो जैसे हमें ऑर्डर दे दिया कि नहीं तुम्हें आना है तो आना है। अरे अब कैसे बताए कि हमारा बिल्कुल मन नहीं है किसी से मिलने का या किसी के साथ पार्टी करने का। खुद के प्रॉब्लम्स कम है क्या, यहाँ एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता नहीं है कि दूसरा खड़ा हो जाता है। वो खुद में बड़बड़ाते हुए अपने बाल को झाड़ रही थी शीशे। वो रेडी होके इधर से उधर अपने कमरे में चहलकदमी करते हुए राघव का इंतजार करने लगती है क्योंकि उसे ही एड्रेस पता था। सानिया ने उसे एड्रेस बताया ही नहीं था। वो एक बार अपने बाएं हाथ की कलाई पे लगी घड़ी को देखती है जिस पर 1 बज रहा था। ये देख के वो अब राघव को कोसते हुए कहती हैं, कहाँ रह गया ये लड़की, अभी तक आया क्यों नहीं। तभी उसका फोन बजता है तो वो उठाती है। उधर से राघव उसे नीचे आने के लिए कहता है तो श्रुति बिना कुछ कहे नीचे आ जाती है, फिर चुपचाप उसके कार में जाके बैठ जाती है। थोड़ी ही देर में वो दोनों सानिया के बताए रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। तो सभी दोस्त आपस में मिलके एक दूसरे को गले लगाते हैं, फिर एक दूसरे का हाल चाल पूछ के एक बड़े से टेबल के पास आके सभी बैठ जाते हैं। दिव्या, यार कितने समय बाद हम ऐसे साथ में बैठ के लंच कर रहे हैं, वरना हम कॉलेज में भी कहाँ उतने अच्छे से बात हो पाती है। श्रुति और राघव कॉलेज तो अब बस नाम के आते हैं और फिर चले जाते हैं। ये सुन के दोनों बस मुस्कुरा देते हैं। तो अमित कहता है, बिल्कुल सही कहा तूने, जब से पायल के साथ ये सब हुआ तब से हम सब भी कहाँ ढंग से आपस में बात कर पाए हैं या मिल पाए हैं। अमित की बात सुन के सब खामोश हो जाते हैं। तो सानिया माहौल को हल्का करते हुए कहती है कि यार हम यहाँ पे आपस में मिलने के लिए आए हैं और मस्ती करने के लिए आए हैं, न कि ऐसी बातें। डोंट वरी, देखना पायल भी जल्दी से ठीक हो जाएगी, फिर हम सभी साथ में बैठ के उसके ठीक होने की खुशी में पार्टी करेंगे। उसकी बात सुन सब उसकी बात पे हन्नी भरते हैं। तो सानिया खड़े होके अपने सामने रखा रेड वाइन का ग्लास उठा के कहती है, तो चलो जल्दी से हम चीयर्स करते हैं अपने दोस्ती के नाम। फिर जल्दी से पायल के ठीक होने पे और उसके भी हमारे ग्रुप में आने पे तो सभी अपने ग्लास को उठ के हवा में उठा देते हैं। श्रुति भी यही करती है, लेकिन वो जैसे ही उस ग्लास को होंठ से लगाने के लिए होती है कि राघव उसके हाथ से वो रेड वाइन का ग्लास लेके उसके हाथ में जूस पकड़ा देता है और कहता है, तुम्हें ये पीना है न कि ये। तो श्रुति उसे घूरते हुए कहती है, क्यों, हमें भी रेड वाइन पीना है, सभी पी रहे हैं। तो राघव उसे मना कर देता है। तो श्रुति जिद करते हुए कहती है, लेकिन क्यों, सभी पी रहे हैं, हमें भी पीना है और तुम होते कौन हो हमें मना करने वाले। तभी राघव उसे घूरते हुए कहता है, पार्टनर आप जिन लोगों की बात कर रही हैं न उनका अल्कोहल टॉलरेंस अच्छा है, न कि आपकी तरह थोड़े से घूंट में नशे में पहुंच जाए, इसलिए तुम्हें नहीं पीना है। ये सुनते ही वो उसे घूरते हुए कहती है,
राघव तुम कितने बुरे हो, इतना कह के वो राघव के हाथ से उस रेड वाइन के ग्लास को लेने की कोशिश करती है, तो राघव उससे उस ग्लास को दूर कर देता है। तो वो छोटे बच्चों की तरह मुंह बना के मासूमियत से कहती है, प्लीज राघव हमें भी पीना है, रेड वाइन दे दो न। तो राघव उसे अपने गर्दन को हिला के ना कर देता है। तो श्रुति अब उसे उंगली दिखाते हुए कहती है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, पिएंगे हम, नशा होगा हमें, तुम्हें क्या दिक्कत है। तो राघव उसकी उंगली को नीचे करते हुए कहता है, पीने के बाद, नशा होने के बाद तुम्हें झेलना हम सबको पड़ेगा और फिर तुम पूरी रात सोती रहोगी, तो मैं कौन सा नया झूठ या बहाना बनाऊंगा। ये सुन के श्रुति अपना मुंह बना लेती है और दूसरी तरफ देखने लगती है, लेकिन फिर वो राघव देखती है तो राघव इशारे से उसे मना कर देता है और ऑरेंज जूस पीने को कहता है, तो वो उससे जिद करती है। जब राघव उसके जिद को नहीं मानता है तो श्रुति अपना मन मार के मुंह बनाते हुए उस ऑरेंज जूस को पीने लगती है। तो उसे देख के सबकी हंसी छूट जाती है और उसी में बातों का दौर ऐसा शुरू होता है कि आपस में सब परेशानी भूल के घंटों अपने नए पुराने साथ के किस्से सुनाने लगते हैं और उन्हें समय का भी होश नहीं रहता है। तभी श्रुति की नज़र सबसे बात करते हुए कुछ ही दूर पे बैठे सूरज पे जाती है, जिसकी नज़र इनके तरफ नहीं था और वो किसी से बात करने में काफी व्यस्त था। उसे ऐसे आराम से बात करता देख श्रुति के आंखों में खून उतर जाता है और वो गुस्से से अपने मन में कहती है, इतने लोगों को परेशान करके तुम यहाँ पे चैन से खाना खा रहे हो, वैसे थोड़ा हम भी देखे अपने सामने तुम्हारे होश को उड़ते हुए। इतना कह के वो अपने फोन को निकालती है, फिर सागर को एक मैसेज कर देती है। उसे फोन यूज करता देख राघव उससे इशारे में पूछता है, क्या हुआ। तो वो वापस फोन को टेबल पे रख के सर को ना में हिला देती है कि कुछ नहीं हुआ है। तो राघव भी खाने लगता है। श्रुति सबके साथ बैठी तो थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान आर्यन पे था। तभी उसके होंठ के एक कोना उठ जाता है, क्योंकि आर्यन को सागर ने कॉल करके ब्लैकमेल करन स्टार्ट कर दिया था और आर्यन के चेहरे के उड़े रंग ही उसे बता रहा था कि वो इस कॉल से कितना हड़बड़ा गया है। दिव्या जो उसे कब से बुला रही थी वो उसकी आवाज नहीं सुनती है, तो राघव भी उसकी तरफ देखता है। उसके चेहरे पे एक रहस्यमयी मुस्कान देख के वो कंफ्यूज हो जाता है। तभी वो उसके नजरों का पीछा करता है तो उसकी नज़र एक आदमी पे जाता है जो रेस्टोरेंट से बाहर की तरफ जा रहा होता है, जिसकी वजह से राघव को उसका पीठ दिखता है। तो वो समझ नहीं पाता है कि ये उस आदमी को देख के ऐसे क्यों मुस्कुरा रही है, उसे अजीब लगता है। तो वो उसे झिंझोड़ते हुए कहता है, कहाँ खोई हुई हो। तो श्रुति वापस अपने होश में आते हुए कहती है, कहीं नहीं, बोलो क्या हुआ। इतना कह वो राघव को देखने लगती है। तो दिव्या कहती है, वो मैं कब से तुम्हें बुला रही थी और तुम पता नहीं कहाँ खोई थी। तो श्रुति उसे सारी बोलती है। राघव कुछ पूछता कि उसका फोन बजता है, तो वो एक तरफ आके कॉल को उठाते हुए कुछ कहता कि उधर से अभय की आवाज आती है, तुम दोनों जल्दी से मेरे ऑफिस आ जाओ, प्लान एग्जीक्यूट हो चुका है और मिस सक्सेना को अब सब कुछ बताना है, वरना कहीं वो हाइपर होके सारे किए कराए पे पानी न डाल दे। ये सुन के राघव कहता है, आप चिंता मत करिए, हम अभी आते हैं। इतना कह के वो सबके पास आता है और सबसे जाने की इजाजत लेके श्रुति और वो वहां से सबको बाय करते हुए निकल जाते हैं। कार में राघव ड्राइव कर रहा था तो श्रुति पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं राघव। तो राघव उल्टा उससे सवाल करता है, पहले तुम बताओ कि वो आदमी कौन था जिसे देख के तुम एविल स्माइल कर रही थी। तो श्रुति लापरवाह तरीके से कहती है, क्या राघव तुम्हें इससे अच्छा जोक नहीं मिला था, उसे तो हम बंद आंखों से भी पहचान जाए और तुम उसे नहीं पहचान पाए। राघव उसकी पहेलियों से भरी बात सुनकर वो उसे सवालिया निगाहों से देखने लगता है। तो श्रुति कहती है, अरे बाबा सामने देख के गाड़ी चलाओ वरना हम हॉस्पिटल में नजर आएंगे। तो राघव सामने देख के कार को ड्राइव करने लगता है, फिर उससे सवाल करता है, अब बताओ भी कौन था, क्यों इतना सस्पेंस क्रिएट कर रही हो। तो श्रुति खिड़की के बाहर देखते हुए कहती है, सूरज सिंघानिया था वो। ये सुन के राघव बस उसे एक नज़र देखता है, फिर मन में सोचता है, इस लड़की के दिमाग में कुछ तो उटपटांग हरकत चल रहा है, क्योंकि इसकी जो वो स्माइल थी कुछ तो है। तभी वो उससे आगे सवाल करता है, फिर तुम उसे देख के मुस्कुरा क्यों रही थी। तो श्रुति उसी तरह खिड़की से बाहर देखते हुए कहती है, बस ऐसे ही। दोनों बातों ही बातों में मल्होत्रा लॉ फर्म पहुंच जाते हैं। तो राघव कार को रोक के कहता है, तुम अंदर चला, मैं आता हूँ। तो श्रुति उस बिल्डिंग को देखती है, फिर राघव को। तो राघव कहता है, उन्होंने ही बुलाया है, तुम चलो मैं आता हूँ कार को पार्क करके।
श्रुति कार से उतर के अंदर की तरफ जाने लगती है और उसे वो हर पल याद आने लगता है कि कैसे वो अभय से टकराई थी। फिर अभय के पापा यानी धनराज सर के सामने उनके बेटे को ही इस ऑफिस से निकलवाने के लिए कहा था। उनका हमेशा गुस्सा करना, जब भी उसे जरूरत पड़ी तो अभय का उसके साथ होना, जब प्यार का एहसास नहीं था तो क्यों पंछी को अभय के करीब देख के जलना, और भी पता नहीं क्या क्या। वो उसी तरह सारी यादों को याद करते हुए अभय के केबिन के पास पहुंच जाती है। फिर जैसे ही हैंडल पकड़ के खोलने को होती है कि उसके हाथ वहीं पे रुक जाते हैं। फिर पता नहीं क्या सोच के वो डोर को नॉक करती है तो अंदर बैठा अभय कम इन कहता है तो श्रुति चुपचाप अंदर आ जाती है। तभी उसकी नज़र फाइल्स से घिरे अभय पे जाती है। बिखरे हुए बाल, टाई का नॉट ढीला, स्लीव्स फोल्ड किए हुआ और नजरें सिर्फ फाइल में। अभय जब किसी को बोलता नहीं पता है तो वो अपनी नजरें उठा के ऊपर देखता है तो वो कहता है, मिस सक्सेना तुम कब आई? तो श्रुति अपनी नजरें नीचे करके कहती है, बस अभी अभी, और राघव भी आ रहा है। वो इतना कह रही थी कि राघव भी आ जाता है। राघव उन्हें देख के वहीं पे रुक जाता है और वहां के शांत माहौल को देख समझ जाता है दोनों ही एक दूसरे से बात करने में अजीब महसूस कर रहे हैं। तो वो माहौल को हल्का करते हुए कहता है, हेलो मिस्टर मल्होत्रा, कैसे हैं आप? इतना कह वो उसे मुस्कुराते हुए देखने लगता है तो अभय उसे अजीब नजरों से देखने लगता है, जैसे राघव ने उससे दुनिया का सबसे कठिन सवाल पूछ लिए। वो उसे देख के कहता अजीब से एक्सप्रेशन के साथ कहता है, मैं ठीक हूँ, आओ बैठो। ये कहते हुए वो विजिटिंग चेयर की तरफ इशारा कर देता है तो दोनों आके बैठ जाते हैं। तभी अभय कुछ कहता कि श्रुति का फोन बजने लगता है तो वो एक्सक्यूज मी बोल के अपने फोन को उठाती है तो उधर से बात सुन के वो अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। उसे ऐसे अचानक से खड़ा और परेशान देख के दोनों एक दूसरे को देखते हैं और समझ जाते हैं कि कहाँ से कॉल आया है। इधर श्रुति अपनी लड़खड़ाती जुबान से कहती है, ये आप क्या कह रही हैं? अभी तक ती पायल ठीक थी। तो उधर से आवाज आता है, सॉरी शी इज नो मोर। इतना कह के फोन रख देती है और श्रुति का हाथ कांपने लगता है। उसे ऐसे देख राघव उसके पास आता है और पूछता है क्या हुआ? तो वो अपने आंसुओं और गुस्से से भरी नजरों को उठा के राघव को देखते हुए कहती है, राघव ये सब आर्यन यानी उस सूरज सिंघानिया का किया धरा है। हम अब उसे नहीं छोड़ने वाले। आज सारा खेल आर्या पार का होगा, या तो हम उसे खत्म करेंगे या तो फिर वो हमें। और वो लेडी डॉक्टर, हमने उनसे कहा था कि हम उनके बेटे को बचाएंगे तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? हम अब उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। इतना कह के वो वहां से जाने लगती है तो राघव उसे रोक के उसके कंधे को पकड़ के कहता है, पार टनर सब ठीक है? तो श्रुति उसे गुस्से में झल्लाते हुए कहती है, क्या ठीक है राघव? उसने पायल को मार दिया। तुम खुद ही सोचो, अभी कल तक पायल ठीक थी तो आज अचानक से कैसे? ये सब उसका किया धरा है। उसे क्या लगता है अगर वो पायल को मार देगा तो उसके खिलाफ हमें सबूत नहीं मिलेंगे, और सबूत की भी किसको जरूरत है? आज तो बस वो या हम। इतना कह के वो राघव से खुद को छुड़ा के जाने लगती है। वो केबिन के दरवाजे तक पहुंचती है कि पीछे से अभय की आवाज आती है, वहीं पे रुक जाओ मिस सक्सेना। अभय की आवाज सुन श्रुति के कदम वहीं पे रुक जाते हैं, लेकिन वो पीछे नहीं देखती है। तो अभय उसके पास आके कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या जो तुम बिना सोचे समझे कुछ भी करने लगती हो? तो श्रुति उसकी तरफ देख के कहती है, अब हमने क्या किया? वहां पायल को उसने मार दिया और आप हमें कोस रहे हैं। तो अभय एक गहरी सांस लेके कहता है, ये सब एक प्लान है। पायल नहीं मरी है, वो बिल्कुल ठीक है, और इस प्लान में वो लेडी डॉक्टर भी हमारे साथ हैं। उसकी बात सुन के श्रुति सवालिया निगाहों से उसे देखने लगती है तो अभय कहता है, मिस सक्सेना हाँ पायल ठीक है। सूरज यानी आर्यन चाहता था पायल की मौत तो उसे मिल गया ताकि वो शांति से रह सके और उस पर कोई उंगली ना उठा सके, पर उसे शौक तब लगेगा जब उसकी ये खुशी खत्म होगी। लेकिन अभी सही समय नहीं है उसे ये सब जानने का कि पायल जिंदा है। अभय की बात सुन के श्रुति समझ जाती है और वो खुद को शांत करने लगती है, और राघव दूर खड़ा उन दोनों को बस देख रहा होता है। उसे अच्छा तो नहीं लग रहा था अभय का ऐसे श्रुति के करीब जाना, उसे समझना, लेकिन वो भी इस समय कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी पार्टनर तो प्यार उससे नहीं करती है बल्कि अभय से करती है। और शायद कहीं न कहीं मिस्टर मल्होत्रा भी, बस पता नहीं वो क्यों मना कर रहे हैं। उनकी आंखों में फिक्र परवाह देखा है मैंने, लेकिन तब भी वो उसे अपनाना क्यों नहीं चाहते हैं। वो यही सब सोच रहा था कि अभय दोनों की तरफ देख के कहता है, अब तुम दोनों अपने नाटक के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनते ही दोनों हाँ कहते हैं।
फिर तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। जब वे सब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि आर्यन भी वही वार्ड के बाहर खड़ा है और मुस्कुराए जा रहा है। उसे ऐसे मुस्कुराता देख श्रुति के कदम वहीं पे रुक जाते हैं, जिसकी वजह से अभय और राघव भी वहीं रुक जाते हैं और उनकी भी नज़र सामने आर्यन पे चली जाती है और श्रुति गुस्से में अपनी मुट्ठियों को भींच लेती है। तभी राघव धीरे से कहता है, पार्टनर अभी गुस्सा नहीं करना, तुम्हें पता है न हम यहाँ क्यों आए हैं। तो श्रुति अपने चेहरे के भाव को बिगाड़ के अफसोस और रोने वाले भाव में आती है और राघव को देख के कहती है, ये खुद को बहुत बड़ा नौटंकीबाज समझता है, न आज उसे पता चलेगा कि इससे बड़ी नौटंकीबाज भी इस धरती पे है, वो कोई और नहीं बल्कि हम हैं। इतना कह के वो जाने लगती है। राघव भी उसके पीछे जा रहा होता है कि अभय को सोच में डूबा देख वो उसके कंधे को हिलाते हुए कहता है, क्या हुआ मिस्टर मल्होत्रा, आप कहाँ खोए पड़े हैं। तो अभय राघव की तरफ देख गंभीर लहजे में कहता है, मिस्टर ठाकुर हमने सब कुछ कर लिया उसके बारे में जानने के लिए, लेकिन सबसे जरूरी बात हमारे दिमाग से क्यों निकल गई। तो राघव उसे असमंजस में देखने लगता है तो अभय उसकी असमंजता को दूर करते हुए बोलता है, मतलब ये कि ये सूरज कुछ भी कर सकता है, अपने आप को बचा भी सकता है कानून से। जब आज तक इसके खिलाफ किसी को कोई सबूत नहीं मिले तो आज कैसे मिल जाता। जब ये अपनी जिंदगी सूरज के नाम पे ही बेहतर तरीके से जी रहा था तो इसे आर्यन बनने की क्या जरूरत पड़ी। तभी राघव लापरवाही से कह देता है, क्या पता इतने सारे इसने कांड किए होंगे कि उन सब को छिपाने के लिए इसने आर्यन बनना सही समझा होगा, जिससे इसका काला चिट्ठा किसी को पता न चले। ये सुनते ही अभय उसे घूरने लगता है तो राघव को एहसास होता है कि उसने बात बात में तेज से बोल दिया होता है तो वो कहता है, सॉरी। वो फ्लो में राघव इतना बोलता ही है कि तभी अभय अपनी नज़र उसके पे से हटा के सामने करता है जहां श्रुति आर्यन के सामने फुल नाटक में थी। उसे देख के एक पल के लिए अभय भी भूल गया था कि वो सच में उदास है और रो रही है या बस ये नाटक है। वो उसे ही देख रहा था कि राघव कहता है, मिस्टर मल्होत्रा आपने जो कहा है आपको उसकी वजह पता है। तो अभय श्रुति पर टिकी हुई नजरें हटा के राघव को देखते हुए कहता है, अभी तक तो नहीं, लेकिन मैं पता कर लूंगा। फिलहाल वहां चलते हैं, वरना तुम्हारी पार्टनर अपने ओवर एक्टिंग के चक्कर में कुछ उल्टा सीधा न कर दे। तो राघव भी सामने देखता है। पहले तो उसकी हंसी छूट जाती है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए अभय के साथ उनके पास आता है। तो राघव आर्यन से सवाल करता है, आप यहाँ कैसे। तो आर्यन उसे देख के कहता है, डोंट फॉरगेट मिस्टर ठाकुर की मिस पायल मेरी ही कंपनी में काम करती थी। फिर चारों अंदर जाते हैं तो अंदर डॉक्टर सबको देख के सॉरी बोलते हैं। फिर उसके डेड बॉडी को हॉस्पिटल से ले जाके उसके अंतिम संस्कार के लिए कहती हैं। ये सुनते ही श्रुति अपने नाटक को चालू करते हुए पायल के शरीर से लिपटकर जोर जोर से रोते हुए कहती है, पायल तुम क्यों हमें छोड़ के चली गई, अब हमारा क्या होगा। वो ऐसे जोर जोर से रोते हुए बोल रही थी कि अभय अंदर से उसकी इन हरकतों से चिढ़ाते हुए मन में कहता है, ये लड़की अजीब पागल है, रो तो ऐसे रही है जैसे सच में पायल मर गई हो। क्या लड़की है। वो ये सब सोच रहा था लेकिन अपने चेहरे से कोई भाव आने नहीं दे रहा था। तभी फिर से श्रुति कहती है, पायल अब हम सुबह का नाश्ता कैसे करेंगे और हमारा कमरा कौन साफ करेगा। तुम्हें पता है न हमसे वो सब नहीं हो पाता, क्यों हमें छोड़ के चली गई। तुम फिर सिसकते हुए आगे बोलती है, हमारा जो सामान हम भूल जाते हैं वो कौन हमें देगा ये सब। कहते कहते वो उसके बाजू पे अपना सर रख के रोने का नाटक करने लगती हैं। उसकी हरकतें देख के राघव और अभय दोनों एक दूसरे को अजीब नजरों से देखते हैं। फिर अभय अपने मन में कहता है, क्या ये लड़की अपना कमरा भी किसी और से साफ करवाती है। हे भगवान, जिसके जिंदगी में जाएगी उसका क्या ही होगा। तभी राघव धीरे से सबसे बचते हुए उसके कान के पास आकर कहता है, वो एक बड़ा ही मशहूर डायलॉग है कि जो होगा मंजूरे खुदा होगा। उसकी बात सुन के अभय उसे देखता है तो राघव सबसे बचते हुए बस उसे देख के मुस्कुरा देता है। फिर चेहरे पे उदासी लिए सीधा खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ आर्यन ये सब देख देख के मन ही मन काफी खुश हो रहा था, जिसके भाव उसके चेहरे पे बिल्कुल भी नहीं झलक रहा था। वो सब की तरह नाटक में ही लगा था। वो अपने मन में सोचते हुए बोलता है, पायल का ये किस्सा अब खत्म ना अब ये है और ना ये कभी गलती से भी उठकर मेरे खिलाफ गवाही देगी। इतना कह के वो एक लंबी सांस लेता है। दूसरी तरफ जेल में आशीष घबराया और परेशान सा बैठा हुआ था। जब से उसे पता चला था कि अभय और राघव को उनका सारा सच पता है,
वो तब से वो सूरज से बात करना चाह रहा था, लेकिन उसकी बात ही नहीं हो पा रही थी। वो सोच रहा था कि कैसे सब सही करे, कैसे उसे सारी बात बताए, क्योंकि उस दिन के बाद सूरज उससे मिलने ही नहीं आया था। यही सब सोचते हुए वो अपनी जगह से उठकर वो उसी 4 दीवारी जेल में इधर से उधर चहलकदमी करने लगता है। फिर अपने मन में कहता है, इन सब की जड़ वो श्रुति है। अगर वो न होती तो आज मैं इस जेल में नहीं होता। पता नहीं क्या समझती है वो खुद को। बस एक बार इस जेल से निकलने का मौका मिल जाए तो मैं सबसे पहले उस दिन का अधूरा काम खत्म करूंगा। उसे मार के वो नहीं रहेगी तो सारी दिक्कतें खत्म। वो ये सब सोच ही रहा था कि उसके पास एक हवलदार आता है और कहता है कि आपको दूसरे जेल में शिफ्ट किया जा रहा है, तो आप चलिए। ये सुनते ही आशीष उसकी तरफ देखता है और उसके मन में जैसे कुछ चलने लगता है, तो वो बस हाँ में गर्दन को हिलाता है, फिर उस हवलदार के साथ जाने लगता है। दूसरी तरफ पायल का अंतिम संस्कार करते करते रात के 8 बज गए थे। सबके जाने के बाद आर्यन श्रुति के पास आता है और अफसोस भरे लहजे में कहता है, मुझे बहुत दुख हुआ कि अब पायल हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि जाने वाले को कौन ही रोक पाया है। वो ये सब कह रहा था और श्रुति का पारा चढ़ रहा था और उसकी मुट्ठियां एक बार फिर से भीग जाती हैं, तो उसके बगल में खड़ा अभय उसके हथेली को पकड़ लेता है, जिससे उसका गुस्सा शांत होने लगता है। तो वो बस अपने गर्दन को हाँ में हिला देती है। फिर आर्यन भी वहां से चला जाता है। सबके जाने के बाद श्रुति भी निकलने के लिए होती है कि राघव उससे कहता है, चलो पार्टनर मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ दूं। इतना कह के वो उसके कलाई को पकड़ता है, फिर ले जाने लगता है। तभी अभय उसके दूसरे हाथ के कलाई को पकड़ के कहता है, मिस्टर ठाकुर आप जाइए, मुझे मिस सक्सेना से कुछ बात करनी है और मैं बात करने के बाद इसे छोड़ दूंगा। ये सुन के राघव एक बार अभय को देखने लगता है, तो एक बार श्रुति को जो अपने दोनों हाथ को देख रही थी। एक हाथ राघव के हाथ में था तो दूसरा हाथ अभय के हाथ में। तभी उसकी नज़र अभय से मिलती है तो वो उसे देखने लगती है। ये देखते ही राघव उसका हाथ छोड़ देता है, फिर दोनों को बाय बोल के वहां से निकल जाता है। राघव के जाने के बाद श्रुति को एहसास होता है कि राघव चला गया है, तो वो उस तरफ देखती है जहां से अभी अभी राघव गया था, लेकिन अब वो जगह उसे खाली दिखती है। तो अभय उसके सामने आके कहता है, मिस सक्सेना मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो श्रुति अपनी नजरें उठा के उसके चेहरे की तरफ देखने लगती है और उसका दिल काफी तेज से धड़कने लगता है। तो अभय कहता है, मिस सक्सेना जो हुआ सो हुआ, लेकिन क्या तुम मुझे एक मौका दोगी समझाने का? मैं नहीं चाहता कि हम एक दूसरे से अजनबी की तरह बात करें। हम इन सब को भूल कर आगे बढ़ते हैं और जैसे पहले थे जैस बात करते थे वैसे भी तो रह सकते हैं ना। मुझे पता है तुम भी यही चाहती हो। हम दोस्त बन सकते हैं, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। तुम जो बोलोगी वो मंजूर होगा, अगर दोस्त नहीं तो भी ठीक है। इस केस के बाद हम नहीं बात करेंगे। उसकी बात सुन के श्रुति बस कुछ सोचते हुए हाँ में सर हिला देती है, लेकिन वो ही जान रही थी कि अंदर ही अंदर वो क्या महसूस कर रही है इस दोस्ती शब्द से। तभी अभय कहता है, अब चले। तो श्रुति के मुंह से अचानक से निकल जाता है, कहाँ? तो अभय कहता है, तुम्हें अपने हॉस्टल नहीं जाना है। तो श्रुति इधर उधर देखते हुए बस अपने दांत दिखा देती है। दोनों अभय के कार के पास पहुंचते हैं और श्रुति जैसे ही बैठने को होती है कि अभय का फोन बजाता है, तो वो अपने फोन को उठा के बात करने लगता है और श्रुति उसे देखने लगती है। अभय फोन रखते हुए कहता है, सॉरी मिस सक्सेना मुझे अभी जाना होगा, पापा ने किसी जरूरी काम से बुलाया है तो मुझे अभी जाना होगा। ये सुन के श्रुति बोलती है, कोई बात नहीं आप जाइए, हम चले जाएंगे। तो अभय कहता है, कैसे इतना रात हो गया है? तो श्रुति कहती है, क्या सर आप भी हम कोई छोटे बच्चे नहीं हैं? तभी अभय अपने फोन पे कुछ करता है और श्रुति की तरफ देख के कहता है, मिस सक्सेना आप 10 मिनट रुकिए, अभी एक कैब आ जाएगी। कुछ ही देर में एक कैब आ जाती है और अभय श्रुति को बैठा के और ड्राइवर से कुछ बात करके वहां से दोनों एक दूसरे से अलग दिशा में निकल जाते हैं। श्रुति कैब में बैठे हुए ही अपने अंदर का गुस्सा निकालते हुए कहती है, क्या कहा था उन्होंने कि हम एक अच्छे दोस्त बन के रह सकते हैं? और उन्हें कोई बताओ कि जिस इंसान के दिल में प्यार होता है अपने सामने वाले इंसान के लिए वो कभी दोस्ती तक नहीं रह सकता है, लेकिन उन्होंने कितने आसानी से कह दिया कि हम दोस्त बन के भी तो रह सकते हैं। इतना कह के वो मुंह बनाने लगती है तो सामने कैब को ड्राइव कर रहा ड्राइवर श्रुति को देखता है, तो श्रुति की नज़र उस पर पड़ती है तो वो उस पर भड़कते हुए कहती है, आप पीछे क्या देख
रहे हैं सामने देख के चलाइए, और अगर हमें कुछ हुआ तो कसम से भूत बन के आपको डरा डरा के हम आपको मार देंगे, समझे आप। ये सुनते ही वो ड्राइवर आगे देख के कैब को ड्राइव करने लगता है और उसे इतना भड़का देख वो अब कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं करता है। श्रुति झल्लाई सी अभय को कोसे जा रही थी, तभी उसका फोन बजता है तो वो अननोन कॉल देख के वो फोन उठाती है और जैसे ही हेलो कहती कि उधर से आवाज आता है, एडवोकेट श्रुति सक्सेना, तुम्हें सूरज सिंघानिया के खिलाफ सबूत चाहिए न? तुम अगर अभी यहाँ जहाँ मैं तुम्हें आने के लिए कह रहा हूँ वहाँ आती हो तो तुम्हें मैं सूरज के खिलाफ बहुत सारे सबूत दे सकता हूँ। ये सुनते ही श्रुति उससे कहती है, तुम कौन बोल रहे हो, कौन हो तुम? तो उधर से आवाज आती है, इस जगह पे तुरंत आ जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। इतना कह के फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। उधर से आवाज न आता देख वो समझ जाती है कि उस इंसान ने फोन को कट कर दिया है। वो बिना सोचे समझे ड्राइवर को पता बताती है और उस जगह पे चलने के लिए कहती है, तो ड्राइवर हाँ कह के अपने कैब को उस जगह की तरफ मोड़ लेता है। दूसरी तरफ राघव अपने घर आके कमरे में बैठा था और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था अभय का हाथ पकड़ना श्रुति का या श्रुति को उसे ऐसे देखना, लेकिन वो अपने भावनाओं पे काबू पाके अपने भाव को ही बदल लेता। वो अपने कमरे में बैठा सोचता हुआ श्रुति से सवाल करता है, क्यों तुम सिर्फ उन्हें ही देखती हो? उन नजरों से मैं भी तो हूँ। वो यही सब सोच ही रहा था कि रिया उसके कमरे में आ जाती है, लेकिन राघव को एहसास नहीं होता है। वो अपने सोच में बिल्कुल ही डूबा हुआ था। रिया अपने भाई को ऐसे कहीं खोया देख के धीरे से उसके पास आती है और तेज से उसके कान के पास भाव करके चिल्ला देती है। अचानक से इतनी तेज आवाज सुन के राघव चिहुंक जाता है। तभी उसकी नजर अपने बगल खड़ी रिया पे जाता है जो अपने मुंह को दबाए हंस रही होती है। ये देख के वो धीरे से उसके सर पे ढपली मारते हुए बोलता है, ये क्या है रिया, तुम कब आई? तो रिया उसके बगल में अपने सर को सहला के बैठते हुए कहती है, क्या भाई आप भी? मैं तो कब का आई थी, आप ही कहीं खोए हुए थे। रिया के पूछने पर कि राघव कहाँ खोया हुआ है तो राघव वहां से उठ के अपने अलमारी में से पहनने के लिए कपड़े निकालने लगता है, लेकिन कहता कुछ नहीं है। तो रिया उसके पास आके उसे ध्यान से देखते हुए बोलती है, क्या हुआ भाई, आपने जवाब नहीं दिया? ओ हाँ, फिर आप तो पक्का अपने पार्टनर के ख्यालों में खोए होंगे। ये सुनते ही राघव तुरंत रिया को ना करते हुए बोलता है, तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं उसके बारे में क्यों सोचूंगा? अगर उसे पता चला कि मेरे मन में उसके लिए ऐसी भावनाएं हैं तो पूरा देहरादून भगाएगी, समझी। वो किसी जंगली शेरनी की तरह मेरा शिकार कर देगी। ये कहते हुए वो अपने कपड़े को लाके बेड पे रख देता है। तभी रिया उसके पास आके कहती है, ओ प्लीज भाई, कितनी प्यारी तो है, और सच में आपको वो पसंद नहीं है? क्योंकि कोई भी इंसान होता आपकी जगह तो उन्हें पसंद करता, तो आपको क्यों नहीं? ये सुन के राघव अपनी नजर चुराने लगता है, जिसपे वहां बगल में खड़ी रिया का ध्यान नहीं जाता है। तो राघव कहता है, वो मेरे टाइप की नहीं है। राघव की बात सुन के रिया उसके पास बैठते हुए कहती है, क्या भैया आप ऐसे क्यों बोलते हो? वो कितनी प्यारी तो है, स्वीट एंड सिंपल। तो राघव उसका जवाब देते हुए बोलता है, यही तो प्रॉब्लम है कि वो स्वीट और सिंपल है, और मैं तो राघव सिंह ठाकुर हूँ, जिसके लिए इतनी सिंपल लड़की नहीं होनी चाहिए बल्कि गुंडी टाइप होनी चाहिए, जिसके चेहरे पे पूरी दुनिया की मासूमियत हो, लेकिन हो हर दूसरे चेहरे की मासूमियत को अच्छे से पढ़ना जाने की कौन कैसे है। तुम समझ ही रही हो मेरे कहने का मतलब, और तुम्हें तो पता ही है कि मेरी लाइफ में मासूमियत की कोई जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ के बिजनेस की वजह से, और सीधा सा मतलब ये है कि वो बिल्कुल मेरी तरह होनी चाहिए, जिसे दुनिया समाज और वहियाद लोगों से कोई मतलब नहीं, बस हम सही हैं तो पूरी दुनिया सही है। ऐसे वैल्यूज वाली लड़की होनी चाहिए जो शायद इस दुनिया में तो है ही नहीं। ओके, वैसे भी दुनिया का छोड़ो, लेकिन श्रुति में ये क्वालिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। उसे कोई 1 मिनट में प्यार से बात करे तो वो उस पे अपने जान को भी बार देगी, बिना ये सोचे समझे कि सामने वाला इंसान गलत है या सही। तो अब जा और मुझे कपड़े बदलने दे। इतना कह के वो उसके कंधे को पकड़ के हल्के हाथों से धक्का देते हुए अपने रूम के दरवाजे की तरफ ले जाने लगता है। रिया जो काफी गहरी सोच में डूबी हुई थी, उसे जैसे अचानक से कुछ याद आता है तो वो राघव की तरफ मुड़ के अचानक से कहती है, भाई है ऐसी लड़की जिसे हमने खुद देखा है। रिया के मुंह से ये सुन के राघव उसे घूरते हुए अपने मन में कहता है, अरे यार, इससे मैं झूठ भी नहीं बोल सकता क्या? मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, अब ये किसके बारे में बताएगी? इतना कह के वो खुद को भला बुरा सुनाने लगता है।
राघव को शांत खड़ा देख के रिया कहती हैं, अरे वो श्रुति दी की बेस्ट फ्रेंड शावी सिंह, वो बिल्कुल आपके कहे अनुसार हैं। उन्हें किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस अपने दिल की सुनती हैं और करती हैं, और वो आपकी तरह ही जैसे आप अपने पापा और दाई माँ मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, वैसे ही वो अपने फैमिली के लिए कुछ भी कर सकती हैं। आप दोनों की जोड़ी अच्छी बनेगी। वे सब सुन के राघव उसे कहता है, अपनी बकवास बंद कर और चलो अब जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ फ्रेश होके डिनर करने। समझी? इतना कह के वो उसे अपने रूम से बाहर निकाल देता है और दरवाजे को बंद कर देता है। तो रिया मुंह बना के उसके बंद दरवाजे को घूरने लगती है और अकड़ू कह के वहां से चली जाती है। इधर राघव अपने बाथरूम में जाके शावर ऑन करता है और उसके नीचे खड़ा होके उसे शावी की बात याद आती है जो गलती से उससे बात हो गई थी उस दिन। अपने बीच की सारी बात को सोचते हुए वो बड़बड़ाते हुए खुद से कहता है, तुम्हारी बात सुन के उसके बाद काफी सोचने समझने के बाद मैं अपनी माँ से मिलने गया, लेकिन उनकी वो फाइल चुरा के उसमें की सारी डिटेल सूरज को भेजने वाली हरकत देख के मेरे कदम वहीं रुक गए। मैं कैसे भूल गया कि उनके लिए मैं और मेरे पिता कोई मायने नहीं रखते हैं, और दूसरा कि आखिर ये सूरज और मेरी सो कॉल्ड माँ के बीच में रिश्ता क्या है जिसका फायदा वो सूरज ले रहा है। इतना कह वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसे उस रात का याद आता जिस दिन श्रुति को आर्यन का सच पता चला था कि वही सूरज सिंघानिया है। श्रुति के जाने बाद वो अभय को कॉल करके उसे सब बता देता है। फिर श्रुति को कुछ देर अकेले में सोचने समझने के लिए छोड़ के वो भी अपने घर के लिए आता है। घर के अंदर आके अपनी माँ यानी राशि के पास जाने को होता है। वो जा ही रहा होता है कि उसे स्टडी रूम में से रोशनी नजर आती है, तो वो खुद से कहता है, पापा तो बाहर गए हुए हैं। फिर इस वक्त स्टडी रूम में कौन है ये सोचते हुए उसके कदम उस तरफ बढ़ जाते हैं। वो जैसे ही ऊपर स्टडी रूम के दरवाजे के पास पहुंचता है कि सामने का नजारा देख के उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अंदर रूम में राशि कब से पता नहीं क्या ढूंढे जा रही थी, तभी उन्हें एक फाइल मिलता है जिसे वो धीरे से ले लेती है। फिर किसी के नंबर पे कॉल करके कहती है, तुमने जो कहा था मैंने कर दिया, और कितने दिनों तक मुझे यहाँ रहना होगा। इधर राघव दरवाजे पे खड़ा ये सब सुन रहा होता है और अपन फोन के कैमरे में ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर लेता है। फिर वहां से चला जाता है। उसके आंखों में तो आंसू नहीं थे, लेकिन उसका दिल अंदर ही अंदर अपनी माँ के इस हरकत पे एक बार फिर टूट चुका था। प्रेजेंट टाइम राघव को शावर लेते हुए 15 मिनट से ऊपर हो गए थे। वो अपनी आंखें खोलता है, फिर शावर को बंद करके अपना बाथरोब पहन के बाहर आता है। तभी उसके दरवाजे पे से आवाज आती है, छोटे ठाकुर नीचे आपके दोस्त आए हुए हैं। ये सुनते ही राघव को अब ध्यान आता है कि उसने और श्रुति ने इन्हें तो कुछ बताया ही नहीं, इन्हें अब सब पता चल गया है। यही सब सोचते हुए कहता है, सुरेश अंकल आप चलिए, मैं 5 मिनट में आता हूँ। ये सुनते ही सुरेश वहां से चला जाता है और राघव झट से अपने टी शर्ट और पैजामे को पहनने लगता है। दूसरी तरफ उसी वक्त श्रुति उस सुनसान से जगह पे पहुंचती है और जब वो चारों तरफ नजर दौड़ाती है तो चारों तरफ अंधेरा था। एक तरफ पार्क था जो शायद इस वक्त बंद हो चुका था और सड़क पे कुछ स्ट्रीट लाइट जल रही थी। ये देख के वो अपने बैग में से पैसे निकाल के ड्राइवर को देती है, फिर खुद के मन की घबराहट को शांत करते हुए नीचे उतरती है। वो कुछ कदम ही चलती है कि वो वापस इस ड्राइवर के पास आके चारों तरफ देख के बोलती है, भैया प्लीज आप हमारे साथ थोड़ी देर के लिए रुक जाइए न, यहाँ पे इस वक्त कोई नहीं है और सबसे बड़ी बात कि अंधेरा भी है, तो प्लीज। उसकी अजीब बात सुन के वो ड्राइवर उसे मुंह बना के देखते हुए कहता है, क्या मैम साहब रात के 9 बज रहे हैं? तो साधारण सी बात है, इस समय अंधेरा ही होगा। रही बात मेरे रुकने की, तो मैं नहीं रुक सकता क्योंकि आज मेरी बेटी का जन्मदिन है और वो मेरा इंतजार कर रही होगी, इसलिए अब मुझे जाना होगा। इतना कह के वो अपने कैब को स्टार्ट करता है और वहां से निकल जाता है। श्रुति खड़ी बस उसे जाता देख रही थी। उस कैब के जाने के बाद वो अपने दोनों हाथ को मिला के अपने नाखूनों से खेलते हुए अपने घबराहट को शांत करने लगती है।